बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियो ऑफ CS 606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। इस वीडियो में मैं आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो के देखने के बाद इंशाल्लाह आपका A+ ग्रेड आराम से सिक्योर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है LL1 टेबल कंस्ट्रक्शन। LL1 टेबल कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास कुछ रूल्स हैं, इसको हम पहले समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है। कोई भी अगर हमारे पास प्रोडक्शन रूल है, ठीक है, कि हमारे पास A जो है वो अल्फ़ा की तरफ एक प्रोडक्शन जा रही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो इसका ए के आगे जो हमारे पास लिखा हुआ है इस साइड पर, राइट साइड पर जो चीज़ लिखी हुई है, इसकी सबसे पहले जो एलिमेंट है उसका हमने फर्स्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा कैलकुलेट किया। अब फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा कैलकुलेट करने से मेरे पास जो भी टर्मिनल आएगा, ठीक है, जो भी टर्मिनल इसके फर्स्ट में आएंगे, मैंने क्या करना है, मैंने ए और उसका जो यहाँ पर टर्मिनल आया है उस वाले सेल में, ए और टर्मिनल वाले सेल में मैंने ये वाली ये वाली प्रोडक्शन लगा देनी है जो अभी मैं रीड कर रहा था, ठीक है। तो पहली बात तो इसके अंदर ये हो गई कि जब मैंने इस चीज़ का फर्स्ट निकाला और उसके अंदर जो भी टर्मिनल आया, तो मैंने इस नॉन टर्मिनल और उस टर्मिनल को मैच करते हुए उसके अंदर ये वाली प्रोडक्शन लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है वो ये कहता है कि जब मैंने अगर इसका फर्स्ट निकाला, ठीक है, फर्स्ट निकालते हुए उसके अंदर मेरे पास एप्सिलॉन, मतलब मैं फर्स्ट ऑफ अल्फा निकाल रहा था लेकिन उसके अंदर मेरे पास एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। जब इसके अंदर एप्सिलॉन आएगा तो मुझे क्या करना है, मुझे अब फॉलो ऑफ ए निकालना है, ठीक है। जो पीछे नॉन टर्मिनल है उसका मुझे फॉलो निकालना है, ठीक है। यानी मैं इसका फर्स्ट निकाला था लेकिन इसमें एप्सिलॉन आ गया, तो मुझे क्या करना है कि जो पीछे नॉन टर्मिनल गिवन है इसका फॉलो निकालना है। अब इसका फॉलो निकालने के बाद जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो कोई ना कोई टर्मिनल होगा, ठीक है। उसके अंदर टर्मिनल एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, ए और अब जो मेरे पास टर्मिनल आया फॉलो निकालने से उसके अंदर भी, उस वाले सेल के अंदर भी मुझे ये वाली प्रोडक्शन लगा देनी है जो कि मैं अभी प्रोडक्शन रीड कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इसके रूल हो गए। तीसरी बात ये है कि अगर मैंने एप्सिलॉन निकाला, ठीक है, सॉरी, टर्मिनल जब मैंने फाइंड आउट किया, जो मैंने मतलब फॉलो ऑफ ए निकाला, अगर उसके अंदर हमारे पास डॉलर का साइन आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मेरे पास डॉलर का साइन आ गया, तो मुझे क्या करना है, मुझे ए और उस डॉलर के साइन के साथ भी जो सेल मैच कर रहा होगा वहां पर भी मुझे ये वाली ग्रामर की प्रोडक्शन लगा देनी है, ठीक है, जो अभी जिस प्रोडक्शन को मैं रीड कर रहा था, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ग्रामर है, ठीक है। अब इस ग्रामर के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स को अलग कर दूंगा। तो मेरे पास जो टेबल बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा कि टेबल की इस साइड पर मेरे पास तमाम टर्मिनल्स आ जाएंगे। इसके अंदर अगर टर्मिनल्स देखें तो हमारे पास एक प्लस है, एक स्टेरिक है, एक ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, आईडी है और डॉलर का साइन है। ये डिफरेंट इसके अंदर टर्मिनल्स हैं। उसके बाद जो मेरे नॉन टर्मिनल्स हैं वो मैं इस तरफ लिख दूंगा। अब इसके अंदर डिफरेंट नॉन टर्मिनल्स जो भी आपने लिखने हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, इतनी बड़ी ग्रामर नहीं आएगी पेपर में, तो बस दो आएंगे मैक्सिमम नॉन टर्मिनल्स, तो उसका आपने टेबल एक बनाना होगा। तो लेकिन आप कॉन्सेप्ट यहाँ से ले लें। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसके लिए देखना है कि मुझे इसके साथ किस सेल में ये वाली प्रोडक्शन ऐड करनी है। तो इस प्रोडक्शन के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं फर्स्ट ऑफ टी कैलकुलेट करूँगा। अब फर्स्ट ऑफ टी जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे फर्स्ट ऑफ एफ कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर जब नॉन टर्मिनल आ जाता है तो हम आगे जाते हैं, ठीक है। अब ये एफ आया, एफ के फर्स्ट में जाऊंगा तो मुझे दो चीज़ें मिली हैं, एक मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिली है और एक मुझे आईडी मिली है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि जो ओपनिंग ब्रैकेट है और जो आईडी है इन जगह पर ई से मैच करके, यानी इसके लिए मैं फाइंड आउट कर रहा था ना, तो मैं ई के जगह इस टर्मिनल को मैच करके जो सेल इंटरसेक्ट करेगा वहां पर मैं ये वाली प्रोडक्शन ऐड कर दूंगा, ई गोज टू टी ई डैश, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी मैं ऐड कर दूंगा, ई गोज टू टी ई डैश। तो ये वाली जो मेरी प्रोडक्शन है यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जब मैंने ये फर्स्ट कैलकुलेट किया था तो मुझे इसके अंदर एप्सिलॉन भी मिल गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो क्या करूंगा मैं, जब मैंने फर्स्ट ऑफ टी कैलकुलेट किया तो उसमें मुझे एप्सिलॉन मिल गया, तो अब जो पीछे नॉन टर्मिनल था मैं इसका फॉलो सेट कैलकुलेट करूंगा। इसके फॉलो सेट से मुराद क्या होगा कि ई के आगे जहां जहां जो भी चीज़ पड़ी होगी, अगर वो टर्मिनल है तो वो टर्मिनल एज इट इज़ उसके फॉलो में आ जाएगी, अगर नॉन टर्मिनल है तो मुझे उसके फर्स्ट में जाना पड़ेगा। तो अब ये मेरे पास जब इसका फॉलो मैं कैलकुलेट करूंगा तो उस फॉलो सेट में भी मैं ई के साथ मैच करके, यानी इस ई को इसके साथ मैच करके यहाँ पर भी मैं ये प्रोडक्शन ऐड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट ऑफ ई डैश यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा था, ठीक है। जब मैंने सॉरी, फर्स्ट ऑफ ई डैश नहीं, मतलब ई डैश का मैं प्रोडक्शन देख रहा था कि ई डैश मुझे कहाँ पर, ये वाली ग्रामर मुझे कहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। और मैं इस जगह पर आता हूँ, ठीक है, इसकी इस प्रोडक्शन पे आता हूँ, यानी ई डैश के अंदर जब मैंने फर्स्ट निकाला तो मुझे फर्स्ट में ये चीज़ मिल गई, ठीक है। अब फर्स्ट में आ गया एप्सिलॉन। अब जब फर्स्ट में एप्सिलॉन आया है तो मुझे क्या करना है, मुझे ई डैश के फॉलो को कैलकुलेट करना है, और उसके फॉलो के अंदर जब ई डैश का मैं फॉलो कैलकुलेट करूँगा
तो मेरे पास जो भी ई डैश का फॉलो आएगा वहाँ पर मुझे क्या करना होगा, वहाँ पर मुझे ई डैश गोज टू एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन ऐड करनी पड़ेगी। तो ये डिफरेंट रूल्स हैं। अच्छा, अब फॉलो में अगर डॉलर साइन आता है तो डॉलर में भी प्रोडक्शन ऐड कर दूंगा। तो इस तरह से ओवरऑल हमारा जो LL1 के टेबल है वो कंस्ट्रक्ट होता है। अब इसको हम हैंडआउट्स में देख लेते हैं। अच्छा, हैंडआउट्स में ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है LL1 टेबल कंस्ट्रक्शन का, यहाँ पे एक एल्गोरिदम है कि अगर हमारे पास एक प्रोडक्शन है A गोज टू अल्फा, तो हम क्या करते हैं, अल्फा का फर्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके अंदर जो भी टर्मिनल A आता है तो हम A गोज टू अल्फा वाली प्रोडक्शन उस सेल में ऐड कर देते हैं। यानी ये वाला A और जो टर्मिनल हमारे पास A कैलकुलेट हुआ है इस सेल में हम ये वाली प्रोडक्शन ऐड कर देते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास जब हम फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे थे उसमें एप्सिलॉन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, फॉलो ऑफ A निकालेंगे। ठीक है, फॉलो ऑफ A निकालने के बाद जो भी फॉलो सेट के अंदर टर्मिनल्स आएंगे यानी B टर्मिनल्स आते हैं तो हम क्या करेंगे कि जो A B वाला सेल होगा उसमें भी ये वाली प्रोडक्शन ऐड कर देंगे। और अगर हम जब फॉलो कैलकुलेट कर रहे थे उसमें डॉलर भी आ जाता है तो हम A डॉलर में भी ये प्रोडक्शन ऐड कर देंगे। तो बुक में वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको उर्दू में बताई है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ टी ई डैश हमने कैलकुलेट किया तो वो फर्स्ट ऑफ टी के इक्वल था। तो ये तमाम मैंने आपको एग्जाम्पल करके दिखा दी है। इस तरह ओवरऑल कॉन्सेप्ट से आप टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है दैट इज लेफ्ट फैक्टरिंग, कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी ग्रामर है उसके अंदर हमारे पास, अब देखें कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ जाती है। अब यहाँ पर मेरे पास, मैं पार्सिंग कर रहा था तो मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाली प्रोडक्शन आती है तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है टी गोज टू इंट और एक है टी कैन बी रिप्लेस्ड विद इन टी। तो मुझे कौन सी वाली को रीड करना है, मुझे इसको करना चाहिए या मुझे इसको करना चाहिए? तो ये मेरा जो पार्सर होता है ये कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्रोग्रामर की लेफ्ट फैक्टरिंग कर देता हूँ। अच्छा, लेफ्ट फैक्टरिंग कैसे होती है कि हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि प्रिडिक्ट नहीं हम कर पा रहे टी के लिए कि हमें कौन सी प्रोडक्शन को फॉलो करना है, और इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, ग्रामर को लेफ्ट करना पड़ता है फॉर द प्रिडिक्टिव पार्सिंग। तो ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब हमें प्रिडिक्टिव पार्सिंग करनी है तो हमें लेफ्ट फैक्टर करना पड़ता है। अच्छा, अब हमारे पास जो प्रोसीजर है लेफ्ट फैक्टर करने के लिए वो क्या है, अगर हमारे पास एक ग्रामर है फॉर एग्जांपल और उसके अंदर a गोज टू अल्फा बीटा 1 फिर अल्फा बीटा 2, यानी ये अल्फा बेसिकली क्या था, ये अल्फा था इंट। ठीक है, अल्फा उस जो ऊपर वाले एग्जांपल थे उसमें इंट था। ठीक है, अब जो बीटा 1 था वहां पर, बीटा 1 वहां पर एप्सिलॉन के इक्वल था। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या हुआ था, सिर्फ इंट एक जगह लिखा हुआ था, और दूसरी जगह पे जो बीटा 2 था, जो दूसरी ग्रामर थी, वो हमारे पास टी के इक्वल था, और वहां पे अल्फा फिर इंट के इक्वल है। यानी अल्फा सेम रहता है हमारे पास, जो बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन, ये चीजें चेंज हो रही हैं। जो ऊपर ग्रामर थी वहां पर यही था कि ये हमारे पास जो इंट है बेसिकली दिस इज अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा। यहाँ पर बीटा 1 हमारे पास एप्सिलॉन है, क्योंकि कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो एप्सिलॉन के इक्वल होगा। यहाँ पर हमारे पास जो बीटा 2 है वो टी के इक्वल है। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्शंस अवेलेबल हैं। हमने क्या करना है कि हमारे पास जो अल्फा है एक प्रोडक्शन अलग से उसकी बना लेनी है। ठीक है, हमने लिख देना है अल्फा जी, यानी जो हमारे पास बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 तमाम प्रोडक्शंस थी उसकी जगह हमने एक सिंगल प्रोडक्शन लिख देनी है अल्फा जी, और जी की प्रोडक्शन में आगे हमने बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन डाल देना है। ठीक है, यानी मैं आपको अगर बताऊं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्शन है तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा टी गोज टू इंट, यानी इंट आ गया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी। ठीक है, अब ये हमारे पास इंट जी आ गया। अब जी की जो प्रोडक्शन होगी उसके अंदर मैं दो चीजें डाल दूंगा, एक इसकी प्रोडक्शन होगी एप्सिलॉन और एक इसकी प्रोडक्शन में आ गया टी। यानी अब ये वाली जो प्रोडक्शन है मेरे पास ये इंट भी बना सकते हैं अगर यहाँ से एप्सिलॉन पिक कर ले, या मेरे पास इंट टी भी बना सकती है अगर यहाँ से टी पिक कर ले। तो इस तरह से मैंने लेफ्ट फैक्टर करना होता है ग्रामर को। अच्छा, अब हमारे पास अगर यहाँ पर गैमा आता है, गैमा बेसिकली ये क्या चीज़ है, गैमा वो प्रोडक्शन है जिसके अंदर अल्फा इंक्लूड नहीं था। जैसे अब यहाँ पर आपने देखा टी गोज टू इस चीज़ के इक्वल भी था, ओपनिंग ब्रैकेट ई एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, तो इसके अंदर तो इंट अवेलेबल नहीं है, तो ये बेसिकली गामा है। तो इस प्रोडक्शन को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ पर जब हम अल्फा जी लिखेंगे तो उसके साथ एज इट इज़ वो वाली प्रोडक्शन भी आ जाएगी। जी सिर्फ उनके लिए होगा जहाँ पर हमारे पास अल्फा आ रहा है। तो ये हमारे पास लेफ्ट फैक्टरिंग होती है, इसका क्वेश्चन पेपर में लाजमी आ जाता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें कि हमारे पास एक ग्रामर का टर्मिनल प्रोडक्शन थी a गोज टू अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा 3, तो हमने a गोज टू अल्फा जी बना दिया और z गोज टू हमने बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 कर दिया। यानी हमारे पास जो ये तमाम बीटा थे इनको हमने z से रिप्लेस करके एक ही जगह पर अल्फा को इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास एक और यहाँ पर एग्जांपल है। ठीक है, कि ये हमारे पास एग्जांपल पेपर में आ भी जाती है। ठीक है, तो आपने इसको देखना है कि हमारे पास फैक्टर जो है वो आईडी पर भी जा रहा है, आईडी एक्सप्रेशन लिस्ट पे भी जा रहा है और आईडी दिस एक्सप्रेशन लिस्ट पे भी जा रहा है जहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने फॉर एग्जांपल फैक्टर लिया और उसकी बना दी आईडी। ठीक है,
आईडी बनाने के बाद जी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, जी लिख दें या यहाँ पे आर्गूमेंट्स लिखा हुआ है आर्गूमेंट्स लिख दें, डजेंट मैटर, ठीक है, आपकी मर्जी होती है, आपने कोई भी नॉन टर्मिनल डिफाइन करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने ये चीज़ लिख दी है, अब यहाँ पर कोई गैमा नहीं है, यानी इसके अलावा कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो हमें यहाँ पर गैमा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि जी के आगे जो बाकी तमाम एक्सप्रेशंस यहाँ पर गिवन थे वो लिख देंगे। अब पहला तो यहाँ पर जी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये वाली चीज़ है, ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी यहाँ पर ये वाली चीज़ है, ये भी एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास लेफ्ट फैक्टरिंग हो जाती है, ठीक है। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, बाकी आपने प्रॉपर बुक के तरीके से इसको लिख देना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि कोई भी हमारे पास CFG होती है, ये MCQ है, दैट डज नॉट मीन LLM1 कंडीशन, जो LLM1 कंडीशन को फॉलो नहीं करती, तो इसके अंदर अनडिसाइडेबल होता है वेदर और नॉट एन इक्विवेलेंट LLM1 ग्रामर एग्जिस्ट। यानी अगर हमारे पास CFG LL1 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि LL1 ग्रामर एग्जिस्ट करती है या नहीं। लेकिन अगर कोई CFG हमारे पास LL1 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो हमें नहीं पता कि LL1 ग्रामर उसके लिए एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लेक्चर नंबर 20 विच इज बॉटम अप पार्सिंग। अच्छा, अब हमारे पास बॉटम अप पार्सिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि पहले हम LL1 ग्रामर्स कर रहे थे, उसके अंदर जब हमारे पास लेफ्ट रिकर्जन आती थी तो हमें लेफ्ट फैक्टरिंग करनी पड़ती थी जिससे हम रिकर्जन से अवॉइड हो जाएं, ठीक है। या फिर हमारे पास जब कन्फ्यूजन आती थी तो हम इस तरह के काम करते थे। बॉटम अप पार्सिंग क्या करता है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी हमारे पास जो रिजल्ट होता है हम रिजल्ट ले लेते हैं और हम रिजल्ट का भी पार्सर ने क्या करना है, सिंटेक्स मैच करना है कि ये लैंग्वेज का प्रॉपर हिस्सा है या नहीं, आपने सही तरह से लिखा है या नहीं। तो ये क्या करेगा कि हमारे पास जो स्टार्टिंग सिंबल है उल्टा शुरू होगा और उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो दिस इज बेसिकली बॉटम अप पार्सिंग। तो बॉटम अप पार्सिंग जो होती है ये जनरल होती है ज़्यादा टॉप डाउन पार्सिंग से, और ये लार्ज क्लास ऑफ ग्रामर्स को हैंडल करती है। ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि बॉटम अप पार्सिंग हैंडल्स दी लार्ज क्लास ऑफ ग्रामर्स, और ये प्रेफर्ड मेथड है। अब इसके अंदर क्या होता है, LR पार्सिंग होती है। LR पार्सिंग जो होती है ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें L क्या होता है, R क्या होता है। L का मतलब होता है टोकन्स आर रीड लेफ्ट टू राइट, और R का मतलब होता है कि पार्सर कंस्ट्रक्ट करता है राइट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। यानी टोकन्स जो रीड होंगे हमारे पास, जो भी इनपुट टोकन आएंगे हम उनको लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ स्टार्ट करेंगे, जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश रीड करते हैं। और जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हम राइट मोस्ट डेरिवेशन करेंगे, यानी राइट साइड वाले जो नॉन टर्मिनल्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, LR पार्सर डू नॉट नीड लेफ्ट फैक्टर ग्रामर। मजे की बात यह है कि इनको लेफ्ट फैक्टर ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ते। LR पार्सर्स कैन हैंडल लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर्स। ये भी आपने याद रखना है फॉर दी MCQs। ये MCQs के लिए पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर्स को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि LR पार्सिंग जो होता है ये स्ट्रिंग को रिड्यूस करता है स्टार्ट सिंबल बाय इन्वर्टिंग प्रोडक्शंस, यानी उल्टी साइड पे चलता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोडक्शन थी जो सेंटेंस बना रही थी, तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस से एस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जितने भी हमारे पास प्रोडक्शंस इसके आगे थी, यानी एक्स के आगे अब ये स्टेप आया, ये स्टेप आया, ये स्टेप आया, जितने भी ये स्टेप्स हैं इनको बेसिकली सेंटेंशियल फॉर्म कहते हैं। अच्छा, अब सेंटेंशियल फॉर्म के अंदर दो चीज़ें होती हैं। अगर हमें गैमा के अंदर सिर्फ टर्मिनल्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो हम टर्मिनल से तो आगे नहीं जा सकते, ठीक है। टर्मिनल हमारा एंड होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेंटेंस, क्योंकि टर्मिनल को तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते ना, टर्मिनल तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे नहीं होता, तो उसको बोलते हैं सेंटेंस। अगर हमारे पास जो इस टाइम प्रोडक्शन या स्टेप चल रहा है उसके अंदर एक या उससे ज़्यादा नॉन टर्मिनल्स अवेलेबल हैं तो इसको सेंटेंशियल बोलते हैं, यानी जो बीच की चीज़ होती है इसमें उसको बोलते हैं सेंटेंशियल, और जो आखिरी स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। तो हमने बेसिकली क्या करना होता है, सेंटेंस से स्टार्ट सिंबल की तरफ मूव करना पड़ता है बॉटम अप पार्सिंग में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉटम अप पार्सर में हम क्या करते हैं कि सेंटेंस से बैक टुवर्ड द स्टार्ट सिंबल जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एग्जाम्पल है कि कंसीडर द ग्रामर दिस। अब ये ग्रामर है हमारे पास, लेकिन ये ग्रामर हमारे पास पड़ी होगी पार्सर में, और पार्सर ने अपना इसके लिए ग्राफ बनाया होगा। पार्सर ने क्या करना है कि उसके पास एक सेंटेंस आता है ABBCDE, ठीक है, और उसने अब क्या करना है, उल्टा चलना शुरू कर देना है एस की तरफ, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि देखेगा कि अब उसको कौन कौन सी जो नॉन टर्मिनल्स लगाने हैं टर्मिनल्स की जगह पर, ठीक है। तो सबसे पहले इस बी की जगह ए आ जाएगा। उसके बाद जब इस बी की जगह हमारे पास ए आया तो इस कैपिटल ABC की जगह हमारे पास सिंगल कैपिटल A आ जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा A, कैपिटल A, DE,
फिर उसके बाद ये जो डी है इसकी जगह हमारे पास कैपिटल बी आ जाएगा, ठीक है, इस प्रोडक्शन की वजह से, और ये वापस हम एस पर पहुंच जाएंगे। तो इसको अभी आप इग्नोर करें, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रही, जो पेपर में आएगी एग्जाम्पल वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये जो रिडक्शंस होती हैं ये क्या करती हैं कि राइट मोस्ट डेरिवेशन रिवर्स ऑर्डर में करती हैं। जब फॉर एग्जांपल हम एस से स्टार्ट करें और इस तरह से राइट प्रोडक्शन करते जाएं, यानी राइट साइड पे अब ये तो टर्मिनल एस को रिप्लेस नहीं कर सकते, ये नॉन टर्मिनल एस को रिप्लेस किया डी से, फिर उसके बाद ए को रिप्लेस किया ए बी सी से, फिर इस एक अब ये भी तमाम टर्मिनल से, फिर यहाँ पर ए आया, ए को रिप्लेस किया बी से। तो राइट मोस्ट डेरिवेशन हम करते गए तो हम इस जगह पर पहुंच जाएंगे। अगर इसी प्रोसीजर को हम रिवर्स में फॉलो करें तो हमारे पास बॉटम अप पार्सर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ आ रही है कि अगर हम क्या करते हैं एस से जब मूव करते हैं तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा एक जनरल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इससे जब हमने आगे डिसाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली हमारे पास ये एक्स पार्ट आ जाता है और ये वाई पार्ट्स आ जाता है। अब वाई पार्ट में हमारे पास खाली टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, तो टर्मिनल्स को तो हम रिप्लेस नहीं करते, ठीक है, वो तो हमारे पास एज इट इज़ होते हैं। जो हमारे पास नॉन टर्मिनल होते हैं हम उसको रिप्लेस करते हैं, तो ये एक रूल है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये चीज़ है, ठीक है, कि हमारे पास क्वेश्चन ये एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास क्या है, ग्रामर है जो ई गोज टू ई प्लस ओपनिंग ब्रैकेट ई क्लोजिंग ब्रैकेट, और दूसरा हमारे पास इंटीजर है, इंट है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, बॉटम अप पार्सिंग करनी है, स्ट्रिंग इंट प्लस इंट और हमने ई तक जाना है, ठीक है। तो इसकी बॉटम अप पार्सिंग करने के लिए हमने क्या करना है, तो आसान तरीकाकार पेपर में जब आए तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है, इस ग्रामर को पकड़ लेना है, ठीक है। इस ग्रामर को पकड़ने के बाद आपने ये चीज़ बनाने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी पहली प्रोडक्शन लेते हैं। जब हमने इसकी पहली प्रोडक्शन ली तो हमारे पास इसकी पहली प्रोडक्शन आ गई है ई गोज टू ई प्लस दिस थिंग, ठीक है, ये हमारे पास इसकी पहली प्रोडक्शन आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमने राइट मोस्ट डेरिवेशन स्टार्ट कर देनी है। अब ये वाली जो रिजल्ट है हमने इसको माइंड में रखना है। अब राइट साइड पे तो ये वाली ब्रैकेट है, तो ये वाली ब्रैकेट एज इट इज रहेगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास जो इंट लिखा हुआ है ना, इसको हम मुझे लेके आना है, तो मैं इस ई को इस इंट से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा वो बन जाएगा ई प्लस, और यहाँ पर ये इंट आ जाएगा इस ई की जगह, ठीक है, एज इट इज। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर अब दो प्रोडक्शंस हैं, या तो मैं इस ई को इंट से रिप्लेस कर दूं या फिर मैं ई को इस चीज़ से रिप्लेस कर दूं, लेकिन मुझे एक इंट तो नहीं चाहिए ना, यहाँ पे मुझे तो दो इंट चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इस ई को इस प्रोडक्शन से रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस ई की जगह ई प्लस दिस ओपनिंग ब्रैकेट ई, यानी ये वाली प्रोडक्शन इसकी जगह मैंने लिख दी है, और बाकी जो मेरे पास आगे वाला पार्ट था वो एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, राइट साइड पे देखना है कि अब फर्दर मेरे पास कहाँ पर नॉन टर्मिनल आ रहा है। अब यहाँ से मैं बैलेंस पे मूव होता हूँ, जैसे ऊपर फिगर में मुझे दिखाया हुआ है इस जगह पर, कि यहाँ से मूव होता हूँ, जिस जगह पे मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे मैं प्रोडक्शन अप्लाई कर देता हूँ, बी गोज टू गामा वाला रूल अप्लाई कर देता हूँ, और उसको भी मैं एक टर्मिनल बना देता हूँ। ये फिगर बेसिकली ये चीज़ बता रही थी। तो अब हम क्या करेंगे कि इस ई को टर्मिनल बनाएंगे, ठीक है। अब मुझे ये टर्मिनल क्या बनाना है, ये मेरे पास अवेलेबल है इंट, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो मेरे पास हो जाएगा ई प्लस ओपनिंग ब्रैकेट में इंट आ जाएगा, ठीक है, और बाकी जो आगे वाली मेरे पास चीज़ है वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे इस ई को रिप्लेस करना है, क्योंकि इसके आगे बाकी तमाम तो टर्मिनल्स रह गए हैं। तो इस जगह पर मैं लिख दूंगा इंट, ठीक है, प्लस इंट इस तरह से लिख दूंगा, और प्लस इंट इस तरह से ये लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास अब रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो ये था मेरे पास राइट मोड डेरिवेशन से जब मैंने ये रिजल्ट बनाया। लेकिन पेपर मुझे कह रहा है कि बॉटम अप पार्सर कैसे उसको करेगा, तो मुझे जस्ट क्या करना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये वाला स्टेप लिखूंगा, मैंने ये वाला स्टेप यहाँ पे लिख दिया, फिर उसके ऊपर मैं ये वाला स्टेप लिखूंगा, मैंने ये वाला स्टेप यहाँ लिख दिया, फिर उसके ऊपर ये वाला स्टेप मैंने यहाँ लिख दिया, फिर उसके ऊपर ये वाला स्टेप, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर उसके ऊपर ये वाला जो स्टेप है मैंने यहाँ पर लिख दिया, और फिर उसके बाद ये वाला जो स्टेप है मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से, अच्छा, ये यहाँ पर लाइन जो है ना ये इस तरह से बनी हुई है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, बेसिकली ये एक लाइन है, इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये ई प्लस ये वाली जो चीज़ है ना लाइन, ये वाली लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। तो इस तरह से इंशाल्लाह आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है, एलआर पार्सर ट्रेसिंग में राइट मोस्ट डेरिवेशन जब रिवर्स करते हैं तो हमारे पास ए बीटा गामा बी अ स्टेप ऑफ बॉटम अप पास assuming that next projection is a goes to बीटा, तो y is the string of terminals। तो ये वही बात है जो मैंने आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर दी है कि हमारे पास जो y होती है ये टर्मिनल्स होते हैं और हमने बीटा को अब रिप्लेस करना होता है, ठीक है। तो ये कहता है कि रीजन दैट a अल्फा गामा गोज टू
ए बीटा गामा इज अ स्टेप इन अ राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, ये इस वजह से है कि हमारे पास ये राइट मोस्ट डेरिवेशन में हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ बीटा को ए से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्यों बीटा को ए से रिप्लेस किया है, ए गोज टू बीटा से रिप्लेस किया, क्योंकि ये हमारे पास राइट मोस्ट डेरिवेशन का एक स्टेप था। ठीक है, तो हमने चीटिंग किया, हमने राइट मोस्ट डेरिवेशन को यूज करके रिवर्स ऑर्डर में लिख के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बआसानी। उसके बाद हमारे पास क्या है, दिस ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड स्ट्रेटेजी फॉर बिल्डिंग बॉटम अप पार्सर। अब इसी वजह से हमारे पास एक स्ट्रेटेजी आ जाती है कि हम क्या करते हैं, इनपुट स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग्स में डिवाइड कर देते हैं। जो राइट सब स्ट्रिंग होती है वो हमारे पास टर्मिनल होती है। ठीक है, उसको उसके अंदर तमाम टर्मिनल्स आ जाते हैं और ये अनएग्जामिन्ड बाय द पार्सर होती है। अभी एक पार्सर को नहीं पता इसमें क्या है। जो लेफ्ट सब स्ट्रिंग होता है इसके अंदर टर्मिनल्स होते हैं और नॉन टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास स्ट्रिंग बेसिकली वो कह रहे हैं कि जितनी हमने रीड कर लिया उसको हम लेफ्ट स्ट्रिंग बोल रहे हैं, जितनी अभी हमने रीड नहीं की उसको हम अनएग्जामिन्ड राइट स्ट्रिंग बोल रहे हैं। अब क्या होता है, हमारे पास डिवाइडिंग पॉइंट होता है जो कि ये चीज़ होती है। ठीक है, ये बस एक मार्कर है। इस मार्कर को हम कहते हैं कि अभी यहाँ तक हमने स्ट्रिंग रीड कर ली है, ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ मार्कर होता है। ठीक है, इनिशियली ऑल इनपुट इज एग्जामिन्ड। शुरू में हमारे पास हमने कोई भी इनपुट रीड नहीं की होती तो तमाम की तमाम स्ट्रिंग हमारे पास इस मार्कर के राइट पर पड़ी होती है। ठीक है, अच्छा, अब शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग में क्या होता है, बॉटम अप पार्सिंग जो होते हैं टू काइंड्स ऑफ एक्शन यूज करते हैं, शिफ्ट एंड रिड्यूस। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हमारे पास जो बॉटम अप पार्सिंग होती है उसके अंदर दो काइंड ऑफ ऑपरेशन होते हैं। एक होता है शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब है हम मार्कर को आगे मूव कर रहे हैं, और दूसरा है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है कि हम ये जो अभी तक हमने स्ट्रिंग रीड की हुई है उसको हम किसी टर्मिनल या नॉन टर्मिनल से रिप्लेस कर रहे हैं। तो रिप्लेस करते हुए ये रिड्यूस होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्शन होती है ना, ए गोज टू, और यहाँ पे हमारे पास ढेर सारी चीज़ें लिखी हैं। फॉर एग्जांपल ए बीटा गामा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी चीज़ को ए से रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर आप देखें तीन चीज़ों को एक सिंगल चीज़ से हमने रिप्लेस कर दिया है, तो दिस इज बेसिकली रिड्यूस। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि जो शिफ्ट मार्कर होता है, इसको शिफ्ट जो कमांड होती है जिसको आगे राइट पे मूव कर देती है, और रिड्यूस एक्शन क्या होता है, ये हमारे पास इनवर्स प्रोडक्शन अप्लाई कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे वाले की तरफ इसको जैसे ई प्लस दिस होगा तो इसको ई से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। अच्छा, अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट रिड्यूस की एक एग्जांपल देखते हैं कि अभी हमने जो ऊपर एग्जांपल देखी थी, अगर हमने उसको शिफ्ट रिड्यूस कमांड से करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ग्रामर है, जो स्टेप्स हैं अभी हमने बॉटम अप पार्सर के निकाले हैं, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप्स हैं। ठीक है, अब हमने स्टेप से क्या करना है, ई की तरफ जाना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि जब मेरे पास स्टार्टिंग में ये चीज़ होगी कि मेरे पास पूरी ये स्ट्रिंग है, मुझे ये चेक करनी है कि ये प्रॉपर सिंटेक्स में है या नहीं, क्या ये ई तक जाती है या नहीं। ठीक है, और इसके एंड पे मैं डॉलर का साइन भी लगा दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, इंट, अभी मेरे पास कुछ भी चीज़ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं रीड करा, तो मैं करूँगा शिफ्ट। शिफ्ट करूँगा तो मेरा मार्कर एक स्टेप आगे आ जाएगा इंट से। ठीक है, अब मुझे देखना है कि क्या मैं इंट को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं अब मेरे पास जो ग्रामर थी वो ग्रामर में मैं देखूंगा मेरे पास एक प्रोडक्शन अवेलेबल होगी, ई गोज टू इंट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इंट को रिप्लेस कर दूंगा ई से, तो ये ई से रिप्लेस हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा रिड्यूस। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर रिड्यूस ई टू इंट। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि मुझे शिफ्ट करना है। जब मैं शिफ्ट करूंगा तो आगे मेरे पास ई प्लस है, ई प्लस मेरे पास किसी काम का नहीं है। राइट साइड पे मैं देखूंगा कहीं पे ई प्लस पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ। फिर मैं देखूंगा कि ई प्लस दिस आ रहा है। ठीक है, ये पड़ा हुआ है मेरे पास, प्लस दिस नहीं पड़ा हुआ, तो मैं आगे आगे जाता जाऊंगा। तो बेसिकली अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, 3 टाइम्स शिफ्ट कर लिया। जब मैंने 3 टाइम्स शिफ्ट किया, ठीक है, तो मेरे पास एक काम की चीज़ आई दोबारा इंट। अब मैंने क्या किया, दोबारा इंट को रिड्यूस कर दिया ई से। ठीक है, तो इंट की जगह मेरे पास दोबारा से ई आ गया। ठीक है, और मार्कर मेरा यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास एक और यहाँ पर एक चीज़ आई हुई है, ई प्लस दिस, ये भी मेरे पास प्रोडक्शन की राइट साइड पे थी। ठीक है, प्रोडक्शन की एक राइट साइड का पार्ट था। अब मैंने इसको भी ई से रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पर फिर से रिड्यूस अप्लाई करूंगा और इसको ई से रिप्लेस कर दूंगा। ये ई से रिप्लेस हो गया। अब मेरे पास मार्कर जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है और बाकी आगे वाली तमाम जो मेरे पास प्रोडक्शन है वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब मुझे दोबारा आगे मूव करना है। अब मैं फिर से क्या करूँगा, शिफ्ट करूँगा 3 टाइम्स, ताकि मेरा मार्कर इस इंट के आगे आ जाए, यानी प्लस ओपनिंग ब्रैकेट और इंट के आगे 3 स्टेप आगे चला जाए, मार्कर इस जगह पर आ जाएगा, शिफ्ट 3 टाइम्स करके। ठीक है, अब फिर से ये इंट आया, अब फिर मैं यहाँ पर रिड्यूस कर दूंगा, रिड्यूस करके मैं ई से रिप्लेस कर दूंगा इंट को। ठीक है, रिड्यूस के आगे हम सिर्फ ग्रामर का प्रोडक्शन लिखते हैं कि इस प्रोडक्शन को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो पूरी प्रोडक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये इंट को मैंने ई से रिप्लेस कर दिया। अब दोबारा मैं शिफ्ट करूंगा तो मैं इस ब्रैकेट के आगे आ जाऊंगा, मेरे पास दोबारा से शिफ्ट करने से ये वाली प्रोडक्शन आ जाएगी। फिर इस प्रोडक्शन में फिर मैं रिड्यूस अप्लाई करूंगा। ठीक है, फिर मैंने जब रिड्यूस अप्लाई किया तो मेरे पास अब ई आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं ई पे पहुंचा हूं तो यहाँ पर अब मैं देखूंगा कि मेरे पास स्टार्ट सिंबल आ चुका है,
और आगे डॉलर का साइन पड़ा हुआ है, उसके अलावा मेरे पास इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये मेरे पास एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो शिफ्ट रिड्यूस होता है वो वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट द स्टैक। बेसिकली जो हमारे पास बॉटम अप बार्स था ना, हम क्या कर रहे थे, हम स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहे थे और स्टार्ट सिंबल की तरफ जा रहे थे, यानी सेंटेंस से स्टार्ट हो रहे थे। तो इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास स्टैक क्या करता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग होती है ना, हम उसको रीड करते हैं। जब हम उसको रीड करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हम उसको स्टैक में पुश करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो स्टैक होगा, ठीक है, स्टैक से पहले हमारे पास ट्री का कॉन्सेप्ट आता है कि बॉटम अप बार्स बेसिकली एक ट्री की तरह होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हम एक ट्री बनाएंगे तो ट्री बनाते हुए हमारे पास जो ग्रामर होगी उसके अंदर हम ट्री के जो राइट मोस्ट डेरिवेशन के लिहाज से उसके अंदर सिंबल्स को रिप्लेस करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम हमारे पास जैसे हमने यहाँ पर किया था कि हमारे पास एक प्रोडक्शन आई थी ये वाली, ठीक है, ई प्लस और ये ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट ई, तो हमने रिप्लेस किया था इसको ई के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास जब हम इसको ई के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो ये हमारे पास रिड्यूस होता है। ठीक है, और जब हम आगे मूव करते हैं हमारे पास शिफ्ट होता है। ठीक है, तो जब हमने ट्री बनाया था और हम इसको इस चीज़ से रिप्लेस कर रहे थे, तो ये हमारे पास एक हैंडल होता है। हैंडल बेसिकली एक कमांड है या एक हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ये बेसिकली राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन है। जब भी हमारे पास राइट ऑफ साइड ऑफ प्रोडक्शन आती है, हमें हैंडल मिलता है और हम उस हैंडल को नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करते हुए दो चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। एक तो ये है कि ये वाली प्रोडक्शन हमारे पास ग्रामर में गिवन हो, दूसरा ये कि राइट मोस्ट डेरिवेशन का पार्ट हो कि अगर मैं इस ग्रामर से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और राइट मोस्ट डेरिवेशन में ये स्टेप आता है यहाँ तक पहुँचते हुए, तब ही मुझे ये हैंडल रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, कि हमारे पास क्या होता है कि एक स्टैक होता है। स्टैक का हम इस्तेमाल करते हैं, हम स्टैक में पहले तमाम जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है वो इंसर्ट कर देते हैं, फिर उस स्ट्रिंग के सिंबल्स को रीड करते रहते हैं, फिर देखते हैं कि हमने शिफ्ट करना है या रिड्यूस करना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टैक को हमने यूज़ करना है लेफ्ट स्ट्रिंग, जो अभी हमारे पास स्ट्रिंग हम रीड कर रहे थे उसके कंटेंट होल्ड करने के लिए। टॉप ऑफ द स्टैक होता है, ये हमारे पास इस सिंबल से मार्क होता है जो कि मार्कर का सिंबल है कि अभी तक हमने जितना रीड कर लिया है हम वहां तक टॉप डाल देते हैं। ठीक है, स्टैक पे। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो शिफ्ट एक्शन होता है ये पुश कर देता है टर्मिनल ऑन द स्टैक, यानी कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यू आई है, जब हमने इसको स्टैक में डालना है इसको हम बोलते हैं शिफ्ट। ठीक है, इस स्ट्रिंग को हम रीड कर लिया बेसिकली। और रिड्यूस एक्शन क्या करता है, जीरो और मोर सिंबल्स फ्रॉम द स्टैक। रिड्यूस का एक्शन क्या करेगा कि जितनी भी राइट प्रोडक्शन वाले सिंबल हो गए उनको उठाएगा, स्टैक से निकाल देगा और वहां पर नॉन टर्मिनल जो लेफ्ट साइड वाला था वो पुश कर देगा। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्रामर थी ई गोज टू इंट टी, तो अगर मेरे पास इंट और टी दो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये इनको निकालेगा और उनको निकालने की जगह उनकी जगह पर यहाँ पर वापस डाल देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिड्यूस करता है कि पॉप जीरो मोर सिंबल्स फ्रॉम द स्टैक, प्रोडक्शन की जो राइट हैंड साइड होती है, एंड पुशेस आर नॉन टर्मिनल ऑन द स्टैक, प्रोडक्शन लेफ्ट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड को निकालेगा और लेफ्ट हैंड साइड उसकी स्टैक में पुश कर देगा। अच्छा, अब हमारे पास है कि हैंडल्स की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हैंडल ही में बताते हैं कि अभी रिड्यूस करना है। तो बॉटम अप पार्सर क्या करता है, ट्री बिल्ड करता है विद इट्स लीव एंड वर्किंग टुवर्ड्स द रूट, यानी लीव से नीचे से शुरू करेगा और ऊपर रूट की तरफ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो अपर एज जो होता है ये पार्शियली कंस्ट्रक्टेड पार्ट्स ट्री होता है, इसको अपर फ्रंटियर बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जहां हमने स्ट्रिंग रीड कर चुके होते हैं वो ट्री का अपर एज होता है, लेकिन अभी हमने ऊपर रूट की तरफ जाना होता है, तो जो अपर एज है इस वक्त उसको अपर फ्रंटियर बोलते हैं। हर स्टेप पे क्या करते हैं, पार्सर क्या करता है, अपर फ्रंटियर के एक सेक्शन को पकड़ता है, यानी जितनी स्ट्रिंग हम रीड कर रहे हैं एक स्ट्रिंग का हिस्सा पकड़ता है और राइट हैंड साइड ऑफ द सम प्रोडक्शन मैच करता है, यानी जो ग्रामर में हमारे पास राइट हैंड साइड थी उसके साथ वो मैच करता है। जब उसको कोई मैच मिल जाता है, राइट हैंड साइड प्रोडक्शन की किसी की मिल जाती है, तो पार्सर क्या करता है, एक न्यू ट्री नोड बनाता है विद द प्रोडक्शन लेफ्ट हैंड साइड नॉन टर्मिनल, यानी वही बात है कि राइट हैंड साइड को खत्म करता है और उसकी जगह प्रोडक्शन की लेफ्ट हैंड साइड नॉन टर्मिनल इंसर्ट कर देता है और हमारे पास जो फ्रंटर अपीयर्ड है इस तरह रिड्यूस होता जाता है और हम रूट तक पहुंच जाते हैं, यानी स्टार्टिंग सिंबल तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास ट्री काम करता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्रिटिकल स्टेप यहाँ पर क्या होता है कि हम एफिशिएंट मैकेनिज्म बना लें जो कि जल्दी भी चले और हमारे पास जो करंट ट्री का फ्रंटियर है उस पर मैचेस भी ढूंढ ले कि यहाँ पर हैंडल क्या क्या हैं वो ढूंढ ले। ठीक है, तो हमारे पास जो पार्सर होता था उसको क्या करना पड़ता है, एक सब स्ट्रिंग बी निकालनी पड़ती है। ठीक है, एक ऐसी स्ट्रिंग निकालनी पड़ती है जो ए के राइट हैंड साइड पे, उसको हम फॉर एग्जाम्पल बीटा बोल रहे हैं। ठीक है, तो बीटा जहाँ राइट हैंड साइड पर होनी चाहिए और दूसरा ये है कि ए गोज टू बीटा एक ऐसी प्रोडक्शन है जो राइट मोस्ट डेरिवेशन का पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये दो चीज़ें जब होंगी इस तरह की उसने एक चीज़ ढूंढनी है और उसने जो हमारे पास बीटा है उसको ए से रिप्लेस
रिप्लेस कर देना है। अब बीटा में 3-4 चीज़ें होंगी, ए एक सिंगल चीज़ होगी, या बीटा भी एक सिंगल भी चीज़ हो सकती है, लेकिन हमने उसको ए से रिप्लेस कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ से रिप्लेस कर देना है। अच्छा, अब हमारे पास एक पेयर होता है ए गोज टू बीटा के, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो के है ये क्या चीज़ है, के पोजीशन ऑन द ट्रीज करंट फ्रंटियर, यानी के बता रहा है कि अभी तक हम कितनी स्ट्रिंग को रीड कर चुके हैं। यहाँ हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो बीटा की वो ट्री के किस जगह पर पड़ी हुई है, ठीक है, लेफ्ट में है, राइट में है, कहाँ पर है, ठीक है। अगर हम ट्री को रैंडमली रीड करके किसी भी जगह से दरमियान से कोई राइट प्रोडक्शन उठा के उसको रिप्लेस कर देते हैं तो हमें के की जरूरत पड़ती है। तो पेयर जो ए गोज टू बीटा के होता है इसको हैंडल ऑफ द बॉटम ऑफ पार्स बोलते हैं, या आपने एमसीक्यू के लिए ये याद रखना है कि इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। हैंडल बेसिकली हमें बता रहा है कि अभी हमने ए गोज टू बीटा यानी बीटा को ए से रिप्लेस करना है, और किस जगह पर रिप्लेस करना है, के जगह पर रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल के का अगर 5 होगा तो 5th जगह स्ट्रिंग के 5th लेटर पे जाके मैंने ये चीज ढूंढनी है और ए से रिप्लेस कर देनी है। हैंडल हमें ये चीज बता रहा होता है। अब हैंडल प्रूनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि जाहिर बात है बॉटम ऑफ पार्स जब चलता है उसको हैंडल्स की जरूरत पड़ती है, तो हमने हैंडल प्रूनिंग यानी हैंडल सर्च करने होते हैं, हैंडल ज्यादा इकट्ठे करके रखने होते हैं जो हमारे काम के होते हैं। तो बॉटम ऑफ पार्सर ऑपरेट करता है लोकेटिंग हैंडल ऑन द फ्रंटियर ऑफ द पार्शियल पार्स ट्री एंड परफॉर्मिंग रिडक्शंस, यानी पार्स ट्री के ऊपर हैंडल्स ढूंढेगा और उनको रिप्लेस करेगा, ठीक है, उनकी रिडक्शंस अप्लाई करेगा। तो बॉटम ऑफ पार्सर क्या करता है, एक स्टैक यूज करता है फ्रंटियर को होल्ड करने के, यानी जो स्ट्रिंग अभी तक हमने रीड कर लिया उसको हम फ्रंटियर बोल रहे हैं, उसको होल्ड करने के लिए स्टैक यूज करता है। स्टैक में वो डाल देता है। स्टैक जो होता है सिंप्लीफाई कर देता है पार्सिंग को 2 तरीकों से। कैसे, एक तो ये कि स्टैक सिर्फ अपने टॉप से चीजें सेस करता है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो करंट इनपुट टोकन होता है उसको सिर्फ हम स्टैक के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि स्टैक क्या करता है कि जितने भी हैंडल्स हो रहे हैं अकर वो राइट एंड ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक होते हैं, ठीक है, यानी स्टैक के टॉप पर होंगे और वो स्ट्रिंग का राइट एंड बनेगा। तो इस वजह से हमारे पास के की जरूरत हमें नहीं पड़ती। के तो हमारे पास ये था ना कि हम बीच में से भी कोई प्रोडक्शन रिप्लेस कर देते, लेकिन अगर हमें पता है कि हमने एंड से ही रिप्लेस करनी तो हमें पोजीशन पहले से स्टोर करने की जरूरत नहीं है, हम बस स्टैक के सबसे ऊपर से चीज उठाएंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास दिस एलिमिनेट्स द नीड टू रिप्रेजेंट हैंडल्स पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट दैट इज द कोड कि हमारे पास जो शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग एल्गोरिथम है वो किस तरह काम करता है। ये कोड आपने याद रखना है, लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो स्टैक होता है स्टैक में हम डॉलर का साइन इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास स्टैक आया, स्टैक में मैं डॉलर का साइन इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है कि मेरे पास जो स्ट्रिंग है उसको रीड करना है, ठीक है। तो मेरे पास एक वेरिएबल लेता हूं मैं सिंबल, और उसके अंदर नेक्स्ट टोकन रीड करता हूं कि स्ट्रिंग का नेक्स्ट टोकन क्या है या नेक्स्ट लेटर क्या है, वो मेरे पास रीड हो जाता है। रीड होने के बाद अब मेरे पास 2 चीजें हैं, ठीक है। एक जो मेरे पास चीज है ये वाली, ठीक है, ये जो कोड का पार्ट है इसको मैं बोलता हूँ रिड्यूस, और जो मेरे पास ये वाली चीज है यहां तक इसको मैं बोलता हूं शिफ्ट, और ये जो मेरे पास चीज है एल्स ब्लॉक वाला इसको मैं बोलता हूं एरर, ठीक है। तो ये कोड थोड़ा सा इंडेंटेशन इसकी खराब है, आगे पीछे करके लिखा हुआ है, ठीक है, वरना हमारे पास यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक इफ है, एक एल्स इफ है और एक एल्स है। 3 कोड है हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास वाइल लूप है, ठीक है। वाइल लूप क्या कह रहा है कि जब तक हमारे पास ये जो डॉलर का साइन है और यहाँ पर स्टार्ट सिंबल है, ठीक है, जो स्टार्ट सिंबल हमारे पास क्या था, ई था, ठीक है, जब तक हमारे पास डॉलर का साइन और उसके ऊपर ई यहाँ पर ना आ जाए तब तक हमने अपना कोड चलाना है, ठीक है। वाइल लूप हमारा ये कह रहा है जब तक हमारे पास ये कंडीशन नहीं आती हमने अपना कोड चलाना है। अच्छा, कोड में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक हैंडल मिल जाता है ए गोज टू बीटा, यानी हमारे पास हैंडल से मुराद ये कि हमें एक प्रोडक्शन मिल जाती है ए गोज टू बीटा, जहाँ पे बीटा क्या है, स्टैक के ऊपर कुछ सिंबल पड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे पास एक प्रोडक्शन थी ई गोज टू इंट, ठीक है, और स्टैक में मेरे पास टॉप पे इंट पड़ा हुआ है। तो अगर मेरे पास ये वाली सिचुएशन है कि मेरे पास स्टैक में टॉप पे इंट पड़ा हुआ है और यहाँ पर मेरे पास ये हैंडल अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा, पॉप बीटा सिंबल ऑफ द स्टैक। तो ये जो बीटा सिंबल है इसको स्टैक से रिमूव कर दूंगा, ये स्टैक से हो जाएगा डिलीट, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, पुश ए ऑन टू द स्टैक, यानी जो मेरे पास ये वाली साइड है इसको मैं पुश कर दूंगा नॉन टर्मिनल को, तो ये कंडीशन हो जाएगी। ये हमारे पास बेसिकली रिड्यूस की तरह है कि जो राइट हैंड साइड वाले सिंबल हैं वो स्टैक से सारे उठाओ और उसकी जगह लेफ्ट वाली चीज इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो यही कोड में हम बता रहे हैं, ठीक है, कि हमने क्या करना है, पॉप बीटा सिंबल्स यानी बीटा सिंबल्स को स्टैक से रिमूव कर देना है, राइट सिंबल्स को रिमूव कर देना है, एंड पुश लेफ्ट सिंबल्स, और जो भी पुश ए है, ठीक है, यानी लेफ्ट सिंबल्स हैं उनको पुश कर देना है स्टैक में। तो ये हो गया हमारे पास रिड्यूस का कोड। अगर हमारे पास कोई ऐसा हैंडल अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई हुई कि हमारे पास हम रिप्लेस कर सके, तो हमने क्या करना है, सिर्फ हमने अगला लेटर रीड कर देना है। तो एल्स इफ सिंबल इज नॉट इक्वल टू डॉलर, ठीक है, जो अभी हम चीज कर रहे थे, अगर तो हम एंड पर नहीं पहुंच गए, स्ट्रिंग हमारे पास पूरी थी
और डॉलर एंड पे था। अगर तो हम डॉलर पे नहीं पहुंचे, स्ट्रिंग के इस जगह पर पड़े हुए हैं, तब तो आप बस क्या करो, अगला लेटर रीड करो और उसको स्टैक में डाल दो, ठीक है। पुश सिंबल ऑन टू द स्टैक और नेक्स्ट टोकन में सिंबल रीड करते जाओ, ठीक है। जो भी करंट सिंबल है उसको स्टैक में पुश करो और सिंबल में अब अगला लेटर रीड कर लो, ठीक है। यानी ये शिफ्ट कर रहे हैं, बेसिकली स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं। एल्स अगर ऐसा है कि ये सिंबल हमारे पास डॉलर के इक्वल आ गया है, एल्स हो गई सीन, और हमारे पास कोई हैंडल भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर कि हम रिप्लेस कर सकें, और इनपुट में कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं है, डॉलर पे पहुँच गए हैं, डॉलर से आगे पहुँच गए हैं, तो अब आपने एरर कर देना है कि भाई आप हमारे पास टैग में चीज़ें पड़ी हुई हैं लेकिन हम उनको रिप्लेस करके गोल और डॉलर तक नहीं पहुंच पाए, ये एरर हो गया। ये हमारे पास जो आपने स्ट्रिंग दी थी या आपने जो हमें कोड दिया था, ये हमारे पास इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, आपने गलत सिंटेक्स लिखा हुआ है। एरर जनरेट करो, प्रोग्रामर को बोलो भाई फलां लाइन में जाके सिंटेक्स ठीक करो, ये ग्रामर हमारे पास शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग एल्गोरिथम ने बोला है, पार्सर ने बोला है कि आप गलत चीज़ कर रहे हो, गलत तरीके से कोड लिख रहे हो, आप सही तरह से कोड लिखो। तो ये हमारे पास शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बॉटम अप पार्सर का एक्शन बताया गया है कि जब ये एक्सप्रेशन हमारे पास था x-2 मल्टीप्लाई बाय y, तो x हमारे पास id के इक्वल है, y भी id के इक्वल है और 2 नंबर के इक्वल है, बाकी माइनस और x जो है वो मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो ये हमारे पास टोकन इसके बनाए, ठीक है। टोकन जब इसके बना लिए हमारे पास, तो अब पार्सर इसको चलाएगा, ठीक है। पार्सर ने क्या करना है, बेसिकली इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट सिंबल की तरफ जाना है। तो ये क्या करता रहेगा कि बारी बारी स्ट्रिंग को रीड करता रहेगा, अभी तक इसने कुछ भी रीड नहीं किया हुआ, फिर ये आईडी को रीड करेगा, ठीक है। जब रीड करना है तो शिफ्ट, यानी जब आगे हमने जाना है शिफ्ट, और जब हमने किसी चीज़ को रिप्लेस करना है तो रिड्यूस, ठीक है। अब ये हैंडल है हमारे पास, फैक्टर गोज टू आईडी, और हमें आईडी यहाँ पर मिला हुआ है, तो ये आईडी को फैक्टर से रिप्लेस कर देगा, तो रिड्यूस यानी स्टैक से आईडी को पॉप करेगा और वहाँ पे फैक्टर इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ पर फैक्टर आ गया और स्टैक का टॉप ये है। फिर इस तरह हमारे पास जहाँ जहाँ हैंडल आते जाएंगे हम रिड्यूस करते जाएंगे। तो ये टेबल जो है ये आप स्किप कर सकते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पेपर में आ भी जाता है तो ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हम पहले एक टेबल हमने देखा था विदाउट दिस स्टैक, बस यहाँ पर हमारे पास हैंडल्स गिवन है, हम उनके लिहाज से रिड्यूस और शिफ्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये आता है कि जो हम अभी हमने देखा है कि बॉटम अप पार्सर जो होते हैं ना, उनको हैंडल पे गर्ज है कि इस टाइम मुझे क्या पता चलेगा कौन सा हैंडल मैंने यूज़ करना है। अगर मुझे हैंडल पता चल जाए ना तो बस कुछ भी नहीं है फिर काम, मतलब मुझे पता है कि फैक्टर गोज टू नम एक हैंडल है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि जो नम है उसको बस फैक्टर से रिप्लेस कर देना है, और 3 आगे के की पोजीशन है कि नम जो है तीसरे नंबर पे पड़ा हुआ है, तो तीसरे नंबर वाली जो चीज़ है उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर आईडी 5वें नंबर पे पड़ा हुआ है, उसको रिप्लेस कर दो, मतलब हैंडल मेन चीज़ है। तो अब हमारे पास जो मेन काम होता है हैंडल फाइंडिंग, ये बॉटम अप पार्सिंग की है कि ये में अगर मुझे मिल जाए ना हैंडल्स तो फिर मेरा काम आसान होता है। तो अब हमारे पास जैसे जैसे हम इनपुट स्ट्रिंग को प्रोसेस करते रहते हैं, पार्सर को तमाम पोटेंशियल हैंडल्स निकालने पड़ते हैं। पोटेंशियल हैंडल्स यानी उस टाइम क्या क्या हैंडल्स हो सकते हैं। पोटेंशियल हैंडल ये नहीं कि उस टाइम उस हैंडल को इस्तेमाल करना है, उस टाइम डिफरेंट कौन कौन से हैंडल्स हो सकते हैं, वो तमाम पोटेंशियल हैंडल पार्सर को निकाल लें। अब जो भी लीगल इनपुट हमारे पास होगी वो क्या करेगी कि फ्रंटियर को ग्रामर के स्टार्ट सिंबल की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है। यानी हमारे पास जो लीगल इनपुट से मुराद ये है कि जो भी राइट हैंड साइड होगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे रिड्यूस होते होते हमारे पास गोल सिंबल की तरफ जाएगी। लीगल इनपुट का मतलब ये है कि कोड हमारा सिंटेक्स वाइज अगर ठीक होगा तो हम गोल सिंबल पे पहुंचेंगे, वरना नहीं पहुंचेंगे। अब गोल गोस्टिंग इंप्रेशन ये एक हैंडल है, ठीक है। अब इस हैंडल के अंदर क्या क्या चीज़ है, अब ये एक हैंडल दो बातें बता रहा है। एक ये कि फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जो एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है उसको गोल से रिप्लेस कर दो, ठीक है, ये हैंडल बता रहा है। अब ये पोटेंशियल हैंडल है, ठीक है। जो भी हम पार्सर स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो गोल यानी स्टार्टिंग सिंबल के साथ जो एक्सप्रेशन लिखा होता है वो तो हैंडल होता ही होता है, उसको हम चुप करके हैंडल बना देते हैं, ठीक है। जैसे ग्रामर हमारे पास मिली, ग्रामर में हमारे पास जो स्टार्ट सिंबल से पहला स्टार्ट सिंबल वाला जो भी एक्सप्रेशन था, जो भी प्रोडक्शन थी, उसको बोल देते हैं कि ये तो हमारे पास एक पोटेंशियल हैंडल है ही है, क्योंकि हमने क्या करना है एंड पर हम उस जगह पर पहुंचेंगे और उसको चुप करके गोल से रिप्लेस करेंगे और गोल तक तो हमने पहुंचना ही है, तो वो तो एक हमारा हैंडल होगा जो हमने एंड पे यूज़ करना है। इसी तरह हमने दूसरे हैंडल्स भी निकालने हैं। तो हर स्टेप के ऊपर पोटेंशियल हैंडल जो होते हैं ये डिफरेंट सफिक्सेस बताते हैं जो लीड करते हैं एक रिडक्शन की तरफ, ठीक है। अब जो भी पोटेंशियल हैंडल आएगा ये स्ट्रिंग ऑफ ग्रामर्स बताएगा। अगर हम स्ट्रिंग ऑफ ग्रामर्स को रिप्लेस करेंगे सिंबल्स को तो हमारे पास कुछ प्रोडक्शन आएगी, जो राइट हैंड साइड प्रोडक्शन है उसको लेफ्ट हैंड से रिप्लेस कर देंगे। तो जो भी हमारे पास बॉटम अप पार्सर होता है एक्सप्रेशन ग्रामर का, उसके अंदर पोटेंशियल हैंडल हमने कैलकुलेट जब करने होते हैं तो एक तो ये है कि हम एक प्लेस होल्डर लेते हैं। प्लेस होल्डर बेसिकली बता रहा होता है टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। यानी बेसिकली जो हमारे पास हैंडल है फैक्टर गोज टू आईडी, और ये जो आईडी है बेसिकली ये बता रहा है कि जो अभी स्टैक का टॉप है उसमें आईडी पड़ा हुआ है, ठीक है।
ये जो चीज़ है ये बता रहा है कि अभी स्टैक के टॉप में फैक्टर पड़ा हुआ है, तो ये डॉट होता है, ये स्टैक के टॉप पे होता है। ये उसी तरह जैसे हमारे पास एक मार्कर था जो कि हमारे पास इस तरह के एरो का था, तो अभी हमने उसकी जगह प्लेस होल्डर लगा दिया, लेकिन प्लेस होल्डर हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर दी हैंडल्स। ठीक है, ये तो हमारे पास स्ट्रिंग रीड करने का था, हैंडल में वो चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए कि स्टैक में अभी टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, ये हमारे पास हैंडल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो ग्रामर थी, उस ग्रामर से हमने क्या किया कि स्टैक के टॉप को देखते हुए जो कंडीशंस थी 9 हैंडल्स तो बना दिए। ठीक है, तो ये 9 हैंडल्स बन गए, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपने बस याद करना है कि हमारे पास पोटेंशियल हैंडल्स, मुझे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि पोटेंशियल हैंडल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो सकते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है, तो ये कैसे है, तो आपने बताना है कि अभी मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर आप खुद ही इसका आंसर लिख लेंगे। तो ये जो नोटेशन होता है ये क्या करता है, ये बता रहा है हमें कि हमारे पास अब ये 5th हैंडल जो है और हमारे पास साथ में जो सेकेंड हैंडल है, ठीक है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। देखें, ये भी टर्म गोज टू फैक्टर और साथ में ये सिंबल है, और ये भी टर्म गोज टू फैक्टर, ये सिंबल है। ये बेसिकली हमारे पास स्टैक की कंडीशंस थी जो यहाँ पर हमने ली हुई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें, अब ये भी एक हमारे पास कंडीशन आ रही है और ये भी कंडीशन आ रही है, दोनों हमारे पास जो हैंडल्स हैं ये सेम है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है, एक और हमारे पास सेम आ रहे हैं जो कि फर्स्ट और सिक्स्थ हैं। ठीक है, फर्स्ट और सिक्स्थ ये हैंडल भी हमारे पास सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये बस आपने गौर करना है कि ये हैंडल सेम है। तो अब हमारे पास पार्सर फॉर एग्जांपल स्टेप 6 में है, स्टेप 6 में पार्सर पहुंच गया, स्टेप 6 हमारे पास ये था। ठीक है, यानी अभी तक हमने एक्सप्रेशन रीड कर लिया और आगे माइनस रीड कर लिया। अब एक हमारे पास हैंडल था जिसके अंदर था एक्सप्रेशन माइनस टर्म, और एक्सप्रेशन माइनस टर्म को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ खाली एक्सप्रेशन से, ये वाला हैंडल है। तो पार्सर जो है वो यहाँ पर अगर उसको आगे टर्म मिल जाए, अगर वो टर्म रीड कर ले एक्सप्रेशन के आगे, तो वो उसको एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, 6 स्टेप में आके। ठीक है, ये बात है यहाँ पर कि अगर हमारे पास स्टेप 6 के अंदर पार्सर ने रिकॉग्नाइज कर दिया एक्सप्रेशन माइनस को। ठीक है, और स्टैक रिलेटिव नोटेशन में हम पार्सर की स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन गोज टू एक्सप्रेशन माइनस दिस। ये अभी हमारे पास स्टैक की कंडीशन है कि स्टैक के टॉप पे हमने प्लेस ऑर्डर लगा दिया। अब पार्सर को रिकॉग्नाइज कर लिया एक्सप्रेशन को और माइनस को। अगर पार्सर को यहाँ पर एक्सप्रेशन माइनस टर्म मिल जाए, ठीक है, अगर पार्सर की ये स्टेट मिल जाए स्टैक को, तो वो इसको एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकता है। तो ये भी एक पोटेंशियल हैंडल है। ठीक है, तो हाउ मेनी पोटेंशियल हैंडल्स मस्ट द पार्सर रिकॉग्नाइज, तो पार्सर को कितने फिर हैंडल रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे, तो राइट हैंड साइड ऑफ ईच प्रोडक्शन कैन हैव प्लेस ऑर्डर एट इट्स स्टार्ट, इट्स एंड एंड बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव पोजीशंस। तो हम क्या करते हैं, ग्रामर की प्रोडक्शंस उठाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हैंडल्स बनाने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि हमारे पास हमने कोई ग्रामर उठाई है, तो अगर हमारे पास राइट हैंड साइड ऑफ पोजीशन हैज के सिंबल्स, इट हैज के प्लस 1 प्लेस होल्डर पोजीशंस। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई ग्रामर है उसकी राइट साइड पर के सिंबल है, यहाँ पर जैसे हमारे पास 1 2 3 सिंबल हैं, तो हमारे पास के प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 4 हमारे पास प्रोडक्शंस बन जाती हैं, प्लेस होल्डर की पोजीशंस बन जाती हैं और उतने ही हैंडल बन जाते हैं। कैसे कि सबसे पहले मेरे पास अगर मैं इस एग्जाम्पल के अलावा आपको आसान अल्फाज में बताऊँ कि मेरे पास एक ग्रामर की प्रोडक्शन थी, ए गोज टू इंट, साथ में टी और साथ में अल्फा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो एक तो मेरे पास कंडीशन बन जाएगी कि स्टैक के टॉप में ये चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, एक मेरा ये हैंडल बन जाएगा। इसी तरह अगला हैंडल क्या बन जाएगा कि मैं यही प्रोडक्शन के एंड पे प्लेस होल्डर लगा दूं। दूसरा मेरे पास बन जाएगा कि यहाँ पर लगा दूं। तीसरा बन जाएगा कि यहाँ पर लगा दूं। तो इस तरह से हो सकता है, मैं स्टार्ट में लगा सकता हूँ, एंड में लगा सकता हूँ, या फिर बिटवीन टू टर्म्स लगा सकता हूँ। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ऑफ ईच प्रोडक्शन कैन हैव प्लेस ऑर्डर एट इट्स स्टार्ट, इट्स एंड एंड बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव सिंबल्स। टर्म्स बोल दो, सिंबल्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, दो सिंबल्स के दरमियान भी हमारा आ सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट हम प्लेस ऑर्डर लगा के पोटेंशियल हैंडल्स बना सकते हैं। ये हैंडल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये हैंडल्स हमें बता रहे होते हैं कि इस टाइम हमारे पास पार्सर किस कंडीशन में है और किस कंडीशन में ये जाएगा तो ये लेफ्ट साइड से रिप्लेस हो जाएगा। ये बेसिकली पोटेंशियल हैंडल्स हैं। हैंडल्स आर एक्शंस बेसिकली। अच्छा, अब ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पोटेंशियल हैंडल्स हैं ग्रामर के लिए, सिंपली सम ऑफ द लेंथ ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ ऑल प्रोडक्शंस। हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितनी भी प्रोडक्शंस हैं उनके राइट हैंड साइड की लेंथ निकालते हैं। ठीक है, राइट साइड की लेंथ निकाल के उसका सम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पोटेंशियल हैंडल्स होते हैं। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, एमसीक्यूज के लिए भी। नंबर ऑफ कंप्लीट हैंडल्स इज सिंपली द नंबर ऑफ प्रोडक्शंस। जो कंप्लीट हैंडल होंगे, कंप्लीट हैंडल से मुराद ये कि अब देखें ये इनकम्प्लीट हैंडल है यहाँ तक। ठीक है, इसके अंदर हम इसको एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस नहीं कर सकते जब तक मेरे पास ये पूरी चीज़ नहीं आएगी राइट साइड पे स्टैक के टॉप पे एक्सप्रेशन माइनस टर्म, तब तक मैं इसको इससे रिप्लेस नहीं करूंगा। तो जब मेरे पास प्लेस ऑर्डर एंड पर पड़ा हुआ है, ये कंप्लीट हैंडल है। तो कंप्लीट हैंडल हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल होगा कि जितनी प्रोडक्शन होगी उतने ही मैं एंड पर ये प्लेस होल्डर रख सकता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर यही बात है, नंबर ऑफ कंप्लीट हैंडल्स इज सिंपली द नंबर ऑफ प्रोडक्शंस। दीज टू फैक्ट्स लीड द क्रिटिकल इनसाइट बिहाइंड एलआर पार्सल्स, कि जो भी गिवन ग्रामर होती है जनरेट करती है फाइनाइट सेट ऑफ हैंडल्स। ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि फाइनाइट सेट ऑफ हैंडल है। अभी हम देख रहे थे पोटेंशियल हैंडल बड़े ज़्यादा बन रहे हैं, हमें ये ना हो जाए कि इनफाइनाइट बनना शुरू कर दें कि यार मैं तो इस तरह करूँ, ये भी बना दूँ। नहीं, ये फाइनाइट सेट ऑफ हैंडल बनाता है, ये आपने याद रखना है कॉन्सेप्ट फॉर द एमसीक्यूज। और जो हमारे पास पोटेंशियल हैंडल्स होते हैं वो भी फाइनाइट होते हैं, एंड दैट पार्सर मस्ट रिकॉग्नाइज, जो पार्सर ने रिकॉग्नाइज करने हैं। ये लाइन जो है ना, ये आपने हिफ्स कर लेनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और एमसीक्यूज के लिए। हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ हैंडल्स होते हैं, ठीक है। पोटेंशियल हैंडल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जहाँ सम ऑफ लेंथ निकालते हैं और उसको ऐड कर लेते हैं। और दूसरा हमारे पास जो कंप्लीट हैंडल्स कौन से होते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल होते हैं। ये आपने बातें याद रखनी है जब आपके पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है हैंडल्स के रिलेटेड, के हैंडल्स बड़े ज़्यादा होंगे, क्या क्या होंगे, तो आपने ये तमाम कहानियाँ उसके अंदर लिख देनी है। अच्छा, अब ये हमारे पास सिंपल मैटर ऑफ पुटिंग अ प्लेस ऑर्डर इन राइट साइड तो नहीं है, ठीक है। इतनी आसान बात तो नहीं थी जितना आप समझ रहे थे, क्योंकि अब उसको किस तरह पता चलेगा कि अभी वो वाला हैंडल उसने इस्तेमाल करना है या नहीं। पार्सर को करेक्ट हैंडल ढूंढना पड़ता है बाय डिफरेंट राइट कॉन्टेक्स्ट, यानी कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ता है चीज़ के, कि इस टाइम अगर वो उसको हैंडल को यूज़ करेगा तो वो गोल तक पहुंच जाएगा। अगर हैंडल को यूज़ उसने कर लिया और वो गोल तक ना पहुंचा तो काम खराब हो जाएगा। कंसीडर द पार्सर एट स्टेप 9। अब फॉर एग्जांपल हम स्टेप 9 पे हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन माइनस टर्म। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन माइनस टर्म हमारे पास एक हैंडल अवेलेबल है, एक्सप्रेशन माइनस टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें हैंडल भी अवेलेबल है, ठीक है। तो हम क्या करें, स्टैक को रिड्यूस करें और यहाँ पर एक्सप्रेशन डाल दें। ये सारे बीटा निकालें, इसकी जगह अल्फा डालें, एक्सप्रेशन डाल दें। लेकिन ऐसा हम नहीं करें, हम तो शिफ्ट करें। शिफ्ट करके हम मल्टीप्लाई वाला जो साइन है उसको रीड करें। रीड करने के बाद फिर हम दोबारा शिफ्ट करते हैं, आईडी को रीड करते हैं और हम आईडी को रिप्लेस करते हैं फैक्टर से। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है कि हमने ऐसे करना है? इस टाइम हमें तो नहीं पता ना कि आगे स्ट्रिंग में क्या है, ठीक है। तो ये तो डिसीजन लेना है अब कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, ताकि हम गोल तक पहुंच पाएं, वरना तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। अगर इस जगह पर मैं एक्सप्रेशन से इसको रिप्लेस कर देता तो काम खराब हो जाता, मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज बच जाती, ठीक है। और यहाँ पर मैं गोल पे पहुंचा होता, एक्सप्रेशन पे पहुंचा होता, और बाकी वैल्यूज जो हैं वो स्ट्रिंग की क्या ज़ाया होती? क्या मेरे पास सिंटेक्स का एरर है? सिंटेक्स में मुझे क्या इतनी स्ट्रिंग लिखनी चाहिए थी, बाकी मैंने एक्स्ट्रा लिखी हुई है, तो ये मसला आता है। तो हमारे पास फ्रंटियर अभी है एक्सप्रेशन माइनस टर्म, तो हैंडल हमारे पास ये है। हम क्या करें, पार्सर डिसाइड करें एक्सटेंड बाय शिफ्टिंग एक्स ऑनटू द स्टैक। ये तो रिड्यूस नहीं कर रहा इसको, तो ये करेक्ट मूव जो पार्सर के लिए है ये हमने लेनी है, ठीक है। तो पोटेंशियल हैंडल्स जो होते हैं उसके अंदर एक्सप्रेशन फॉलो बाय एक्स तो कहीं भी नहीं था, हैंडल हमें कहीं भी नहीं बता रहा था कि भाई आप ऐसा करो कि आप यहाँ पर एक्सप्रेशन माइनस टर्म, यहाँ पे एक्सप्रेशन माइनस डॉलर ये प्लेस ऑर्डर लिखो और आगे टर्म लिखो, और ये प्लेस ऑर्डर बता रहा हो कि भैया आपने इसके आगे टर्म रीड करके इस हैंडल तक पहुंचना है। ऐसा कोई भी हमें हैंडल नहीं था। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टेप 9 पे सेट ऑफ हैंडल्स थे वो हम देखेंगे। हमारे पास सेट ऑफ हैंडल में एक ये था, ठीक है, एक हमारे पास ये था और एक हमारे पास ये था, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अब एक्सप्रेशन माइनस टर्म लिखा हुआ था, या तो हम इस पूरे को रिप्लेस करें एक्सप्रेशन से, या खाली टर्म को रिप्लेस करें टर्म से, ठीक है। लेकिन टर्म को भी खाली टर्म से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम कंप्लीट हैंडल पे नहीं पहुंचेंगे हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। तो हैंडल हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर टर्म है तो आप मल्टीप्लाई से आगे जाओ, ठीक है। अगर यहाँ पर अगला सिंबल डिवाइड का है तो डिवाइड से आगे जाओ। लेकिन हमें देखो अगला सिंबल देखना पड़ रहा है, ठीक है, कि अगर हमारे पास अगला सिंबल मल्टीप्लाई का है तो आप यहाँ पर आगे जाओ, फिर फैक्टर का है तो आगे जाओ और पूरा हैंडल कंप्लीट करो, फिर उसको रिप्लेस करो। तो नेक्स्ट इम्पल्स सिंबल जो होता है ये सेकंड चॉइस को मैच कर रहे हैं, ठीक है। जो अभी हमने यहाँ पर स्टेप किया है बेसिकली सेकंड चॉइस हम मैच कर रहे हैं, हम फर्स्ट चॉइस नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये चॉइस कैसे पार्सर ने करनी है कि वो इसको एक्सप्रेशन से रिप्लेस करे, या ये जो प्लेस होल्डर है उसको मल्टीप्लाई से आगे मूव करके पूरा ये कंप्लीट हैंडल बनाने की कोशिश करे। तो पार्सर को एक डिसीजन फैक्टर चाहिए बिटवीन रिड्यूस एंड शिफ्ट, वो डिसाइड उसमें कैसे करना है। अब ये हमारे पास चीज़ है रिड्यूस वाली के रिड्यूस करके एक्सप्रेशन बना दे, और ये जो हैंडल है ये कह रहा है शिफ्ट करो भाई, शिफ्ट करके आगे जाओ। अभी हैंडल में आगे बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, प्लेस ऑर्डर यहाँ पड़ा है, मल्टीप्लाई से आगे जाओ, फिर जो फैक्टर आएगा उससे भी आगे जाओ। तो दो चीज़ें हैं, अब दोनों में से कौन सी चीज़ डिसाइड करनी है, ये हमारे पास पार्सर यहाँ पर फंस गया। तो रिक्वायर मोर कॉन्टेक्स्ट देन द पार्सर हैज इन इट्स फ्रंटियर स्टैक। पार्सर को थोड़ी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। To choose between the reducing and shifting, parser must recognize which symbols can occur to the right of the expression and term in valid faces। तो यहाँ पर चॉइस करने के लिए कि उसको रिड्यूस करना है या शिफ्ट करना है, पार्सर को अपनी आंख आगे बढ़ानी पड़ती है, अपनी नज़र आगे बढ़ानी पड़ती है, अपना देखने का दायरा बढ़ाना पड़ता है। उसको देखना पड़ता है कि कौन से सिंबल जो हैं अभी आगे आएंगे
वैलिड फ्रेजेस के राइट साइड पर एक्सप्रेशन एंड टर्म में होंगे। थोड़ा सा आगे उसको देखना पड़ता है। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है LR पार्सर के बाद LR1 पार्सर का आ जाता है। ठीक है, तो LR1 पार्सर क्या होते हैं? LR1 parser can recognize precisely those language in which one symbol look ahead suffices to determine whether to shift or reduce। ऐसे पार्सर्स जो कि लैंग्वेज को प्रिसाइसली रिकग्नाइज कर लें कि ये सिंटेक्स बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है और वन लुक अहेड सिंबल यूज़ करें, यानी जब वो स्ट्रिंग को देख रहे हैं तो सिर्फ एक अगला लेटर देखें और उनको पता चल जाए कि अभी उन्होंने क्या करना है। इनको LR1 पार्सर बोला जाता है कि इससे अगले आने वाले लेटर को देखते हैं और अगले आने वाले लेटर को देख के डिसीजन करते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या हैंडल यूज़ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक DFA बनाना पड़ता है। ठीक है, द LR1 कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम बिल्ड्स अ हैंडल रिकॉग्नाइजिंग DFA। DFA हमें बताता है कि इस टाइम क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए या शिफ्ट करना चाहिए। द पार्सिंग एल्गोरिदम यूजेस दिस DFA टू रिकॉग्नाइज हैंडल्स। एक तो इस DFA से हमारे पास हैंडल्स पता चलते हैं कौन कौन से हैं, एंड पोटेंशियल हैंडल्स ऑन द पार्स टैग, पोटेंशियल हैंडल्स पता चलते हैं, और कौन सा करेक्ट हैंडल इस टाइम हमने एग्जीक्यूट करना है, ये चीज़ भी हमें यही DFA ही बताता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है DFA की। ठीक है, ये DFA कहता है कि फॉर एग्जांपल आप जीरो स्टेट पे थे, जीरो स्टेट के ऊपर जब अगर आपके पास इंट का सिंबल आया तो अब आपने क्या करना है, इंट को रिड्यूस करना है ई की तरफ। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग में लुक अहेड सिंबल में आपके पास डॉलर या प्लस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हम जीरो स्टेट पर थे और स्ट्रिंग में हमारे पास ई आया है, स्टैक में जो टॉप पे ई पड़ा हुआ है, तो वो कहेगा स्टेट 2 पर चले जाओ। स्टेट 2 पर जाके वो क्या करेगा, अगर डॉलर आपके पास स्ट्रिंग में है अभी तो आप एक्सेप्ट कर लो, अगर ऐसा नहीं है तो 2 पे आके वो फंस जाएगा। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल हम स्टेट 4 पे थे। ठीक है, स्टेट 4 पे उसको मिला इंट, तो वो जाएगा स्टेट 5 पे, स्टेट 5 पे जाके फिर वो फंस जाएगा। यहाँ पे भी आगे कोई स्टेप नहीं है। अब जिस जगह पर हम जाके फंस जाते हैं, कोई आगे स्टेप नहीं होता, तो वो एरर वाली जगह होती है, जाहिर बात है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो DFA होता है वो बताता है कि किस स्टेट से हमने किस स्टेट पे जाना है, कौन सा सिंबल रीड करके जाना है और उस स्टेट पर जाके हमने क्या एक्शन लेना है। 3 बातें हमारा ये DFA बताता है, किस स्टेट से कहाँ जाना है, उस स्टेट पर जाने के लिए क्या रीड करना है, वहाँ जाकर क्या करना है। ये 3 चीज़ें बता रहा है DFA। अब ये 3 चीज़ें DFA बता रहा है, तो इस DFA बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें ये चीज़ें पता चलेंगी तभी हम DFA बनाएंगे ना। तो अब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिमेंबर द स्टेट DFA गोज इनटू ऑन अ सिंबल, यानी जिस सिंबल से DFA स्टेट पर जाता है, पार्सर क्या करता है, DFA की स्टेट को एक स्टैक में स्टोर करता रहता है अलॉन्ग विद द सिंबल, यानी सिंबल भी स्टोर करेगा और ये भी स्टोर करेगा कि इस सिंबल के बाद उसने किस स्टेट पर जाना है। इनिशियल एंट्री इन द स्टैक विल बी डमी 0। इनिशियल एंट्री स्टैक में हम डाल देते हैं डमी 0 कि भाई 0 स्टेट पर जाओ, डमी रीड करके कुछ बिना रीड करो और 0 स्टेट पे पहुंच जाओ। अब पार्सर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है DFA को एज अ 2D टेबल। पार्सर में तो कंप्यूटर में तो ये ग्राफ नहीं होता ना, ये इसको एक 2D टेबल की फॉर्म पर रिप्रेजेंट करता है इस DFA को। उस टेबल में यही चीज़ें होंगी, स्टेट्स होंगी, स्टेट पे सिंबल्स होंगे, ये चीज़ें होंगी। तो क्या होगा, रोज क्रॉसपॉन्ड टू DFA स्टेट्स, रोज बताती हैं कि क्या DFA स्टेट्स हैं, एंड कॉलम्स रिप्रेजेंट टू टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल्स। कॉलम बताते हैं टर्मिनल या नॉन टर्मिनल क्या है। ठीक है, यानी अब कोई भी स्टेट आई, उस स्टेट को उस स्टेट के कॉलम में, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टेट आई, ठीक है, उस स्टेट के रो को कॉलम में नॉन टर्मिनल के साथ मैच करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आगे मैंने क्या काम करना है। ठीक है, उस स्टेट के साथ अगर नॉन टर्मिनल आया तो मुझे पता चल जाएगा आगे मैंने क्या काम करना है, यानी उस स्टेट के लिहाज से टर्मिनल नॉन टर्मिनल जो भी आया उस सेल में मेरे पास वो एक्शन पड़ा होगा जो आगे मैंने परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि कॉलम में टर्मिनल्स और रोज जो होती हैं ये बनाती हैं एक्शन टेबल। ठीक है, अगर हम कॉलम में टर्मिनल्स लें और रो में हमारे पास स्टेट्स हैं वो लें, उनको मैच करें टर्मिनल को, तो हमारे पास एक्शन टेबल होता है। और अगर हम स्टेट को नॉन टर्मिनल से मैच करें, ठीक है, वाइल द कॉलम विद नॉन टर्मिनल्स एंड रोज आर कॉल्ड गो टू टेबल। ठीक है, दोबारा बात समझें, MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे कॉन्सेप्ट के लिए भी अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बनाएंगे एक्शन टेबल गो टेबल। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास रो में स्टेट है, स्टेट के साथ टर्मिनल अगर हमने मैच कर लिया तो हमारे पास वहाँ पे एक्शन टेबल होगा, वो बताएगा कि एक्शन क्या करना है इस टाइम पर, आपने शिफ्ट करना है, रिड्यूस करना है, क्या करना है, वो एक्शन बताएगा। लेकिन अगर हमने एक कॉलम को नॉन टर्मिनल के साथ रीड किया तो हमें गो टू बताएगा कि अभी आपने किस स्टेट पर जाना है। ठीक है,
तो गो टू टेबल बताता है कि स्टेट पर जाओ, एक्शन टेबल बताता है कि एक्शन क्या करो। तो अब हम क्या करते हैं कि इन टेबल्स को हम इकट्ठा रख एक साथ लिखते हैं, यानी एक ही पूरा टेबल बना देते हैं, ठीक है, और दरमियान में लाइन खींच देते हैं। इधर हमारे पास टर्मिनल हो गए, इधर नॉन टर्मिनल हो गए, और इधर रो में हमारे पास क्या हो गई, स्टेट्स हो गई, ठीक है। स्टेट जब टर्मिनल से मैच होगी एक्शन, स्टेट जब नॉन टर्मिनल से मैच होगी सेल में गो टू स्टेट पड़ेगी। इन टेबल को इकट्ठा करके पूरा एक टेबल बना देते हैं, ये हमारे पास एक ट्रेडिशन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, LR1 टेबल बनाने हैं, ठीक है। मुश्किल काम आ गया, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, काम को समझेंगे आसान हो जाएगा। To construct action and go-to tables, LR1 parser generator builds a model of handle recognizing DFA। ये क्या करता है, एक हैंडल रिकॉग्नाइजिंग DFA का मॉडल टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर देता है हमें, ताकि पार्सर उसको आसानी से रीड कर ले। तो मॉडल इज यूज टू फिल इन द टेबल्स, जो मॉडल होगा उससे हम टेबल को फिल करेंगे। LR1 टेबल कंस्ट्रक्शन नीड्स अ कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन फॉर द हैंडल्स। LR1 को एक कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन चाहिए फॉर द हैंडल्स, देयर एसोसिएटेड लुकहेड सिंबल्स, इनके एसोसिएटेड लुकहेड सिंबल्स चाहिए, ठीक है, यानी आगे वाला एक सिंबल जो उसने रीड करना है वो भी उसको चाहिए, और उसको हैंडल्स की रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए। इसको हम कहते हैं LR1 आइटम, ठीक है, और साथ में एक कंक्रीट बंदा भी चाहिए। ये तो सारा कॉन्सेप्ट CS606 का समझे और पेपर में जाके अच्छा सा पेपर दे के आए। तो LR1 आइटम का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ होती है। LR1 आइटम ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि LR1 table construction needs a concrete representation for the handles and their associated lookahead symbols, ठीक है, यानी मेरे पास एक हैंडल होगा A goes to अल्फा, और उसका साथ में एक लुकहेड सिंबल होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने A को रीड करना है। ये जो पूरी चीज़ होती है इसको मैं कहता हूँ आइटम। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस पूरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, LR1 आइटम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ गया लेक्चर नंबर 24 में वो ये आ गया कि आइटम है हमारे पास कोई भी, जैसे अब ये देखें मेरे पास एक हैंडल आ गया, ठीक है। अभी हैंडल में मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास एक प्रोडक्शन है S गोज टू E, लेकिन टॉप ऑफ स्टैक में अभी तक मैंने E रीड नहीं किया, ठीक है। टॉप ऑफ स्टैक मेरा यहाँ पर अभी पड़ा, और साथ में मेरे पास जो लुक हेड सिंबल है उसमें डॉलर है, ठीक है। ये पार्सर की इनिशियल स्टेट होती है। पार्शल की इनिशियल स्टेट है कि हमारे पास जो स्टैक है उसमें सिर्फ और सिर्फ डॉलर पड़ा हुआ है, और जो हमारे पास एक हैंडल है, हैंडल में हमारे पास सिर्फ एक ही हैंडल अभी तक हमने बनाया है, जो कि हमारे पास पहली प्रोडक्शन वाला हैंडल था, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कोई स्ट्रिंग अभी तक आई है या नहीं आई ये हमें नहीं पता, जब आएगी तो हम पार्सर चला देंगे, ओके। तो इट रिप्रेजेंट्स अ कॉन्फ़िगरेशन इन विच रिकॉग्नाइजिंग एस फॉलोड बाय डॉलर वुड बी अ वैलिड पार्स। अच्छा, अब हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है कि अगर हमें एस मिलता है फॉलोड बाय डॉलर, ठीक है, यानी अगर मैं एस लिखता हूँ और डॉलर लिखता हूँ, ये चीज़ टैग की हो जाती है, तो ये मेरे पास एक वैलिड पार्स होगा, ये मेरी लैंग्वेज ठीक है। अब ये जो आइटम होता है ये कोर ऑफ द फर्स्ट स्टेट इन CC बन जाता है। CC हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं ये अभी हम देखते हैं, ये CC हम बनाएंगे भी सही, ठीक है। लेबल आई नॉड, यानी हमारे पास जो फर्स्ट स्टेट की कोर है, फर्स्ट स्टेट का कोर से मुराद के उसका पहला पार्ट, मेन पार्ट जो होता है ना, ये वाली प्रोडक्शन होती है। ये आपने याद रखना है फॉर दी MCQs कि कोर ऑफ द फर्स्ट स्टेट ऑन CC लेबल्ड आई नॉड। ये आई नॉड क्या है, ये स्टेट है, पहली स्टेट CC की, उसका जो कोर है ये पहली प्रोडक्शन होती है S गोज टू E, और इसके अंदर ये भी याद रखना है कि प्लेस होल्डर किस जगह पर है, ये आपने याद रखना है फॉर द MCQs। इफ द ग्रामर है सेवरल डिस्टिंक्ट प्रोडक्शंस फॉर द स्टार्ट सिंबल। अब स्टार्ट सिंबल के लिए मेरे पास ढेर सारी प्रोडक्शन है, ठीक है, यानी S मेरे पास इंट, ये भी एक प्रोडक्शन है, साथ में S मेरे पास E इंट, ये भी एक प्रोडक्शन है, साथ में S गोज टू एप्सिलॉन, इतनी सारी प्रोडक्शंस हैं। एक से ज़्यादा अगर मेरे पास प्रोडक्शन होती हैं तो ईच ऑफ देम जनरेट्स एन आइटम इन इट्स कोर। तो हर जनरेशन हर जो मेरे पास प्रोडक्शन होगी एक आइटम बनाएगी। हर किसी के शुरू में प्लेस होल्डर साइन डालूंगा और ये तमाम हैंडल्स डाल के लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास, और जो उनका नेक्स्ट लुक हेड सिंबल होगा उसमें डॉलर डालूंगा, तो ये हमारे पास टर्म्स बना देंगी, ठीक है। आई जो पहली स्टेट होगी कोर ऑफ आई नॉट। इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, क्लोयर। क्लोयर प्रोसीजर क्या करेगा, सबसे पहले तो मैंने ये स्टेट्स डाल दी जो मेरे पास स्टार्टिंग वाली स्टेट्स थी। अब इन स्टेट्स को डालने के बाद इनके ऊपर मैंने क्लोयर लगा देना। क्लोयर से मुराद ये कि अब इन स्टेट्स, इन हैंडल्स, इन आइटम्स से मैंने फर्दर आइटम्स बनाने हैं जो सेट का पार्ट होंगे, जो पहली स्टेट का पार्ट होंगे, ये होता है क्लोयर। क्लोयर का क्या प्रोसीजर होता है, अच्छा, क्लोयर का कोड मेरे पास ये कहता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रोडक्शन एक सेट S का पार्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्शन है, ये अब प्रोडक्शन में क्या है, अल्फा, गामा, बीटा, और इसका लुक हेड सिंबल है A। ये कोई भी यहाँ पर वैल्यूज़ हो सकती हैं।
और ये सेट का पार्ट है। अब मैंने इस सेट का क्लोजर लेना है, तो इस सेट में से हर प्रोडक्शन को बारी बारी उठाऊंगा। जब प्लेस होल्डर के आगे नॉन टर्मिनल पड़ा होगा ना, उस नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन उठाऊंगा, ये वाली नॉन टर्मिनल गोज टू ए। ठीक है, जब ये वाली प्रोडक्शन मैंने उठा ली, ठीक है, ये वाली प्रोडक्शन मैंने रख ली साइड पे अपने पास जहन में। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि इस नॉन टर्मिनल के आगे जो भी सिंबल पड़ा हुआ है उस सिंबल को लेना है, और जो लुक हेड सिंबल है उन दोनों को लेके इकट्ठा करके लिख देना है। ठीक है, यानी मेरे पास इन दोनों को इकट्ठा करके लिखूंगा तो आएगा बीटा और ए। मैंने इस चीज़ का निकालना है फर्स्ट। ठीक है, इस चीज़ का जब मैंने फर्स्ट निकालना है तो इस चीज़ के फर्स्ट के अंदर मेरे पास कुछ वैल्यूज़ निकल के आएंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टर्मिनल निकल के आया बी। ठीक है, तो ये जो बी है ये मैंने बनाना है लुक हेड सिंबल किस चीज़ का, ये जो प्रोडक्शन मैंने ली थी y गोज टू अल्फा। ठीक है, ये प्रोडक्शन लेनी है मैंने। ठीक है, और इस नॉन टर्मिनल की जितनी भी ग्रामर में प्रोडक्शंस अवेलेबल है ना, वो तमाम प्रोडक्शंस मैंने एक इस लुक हेड सिंबल के साथ ऐड कर देनी है और उनके शुरू में प्लेस होल्डर लगा देना है। ठीक है, और ये काम मैंने अब दोबारा से क्लोजर अप्लाई करते रहना है। तब तक मैं क्लोजर अप्लाई करते रहूँगा जब तक मेरा सेट जो है वो अनचेंज ना हो जाए। यानी इसके बाद अब मैंने एक बार क्लोजर अप्लाई किया, 4 मेरे पास वैल्यूज़ इसके अंदर आ गई। अब फर्दर जब मैं क्लोजर अप्लाई करूँ तो मेरे पास फर्दर कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही। इसको एग्जांपल से मैं जब आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखें, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने ये वाली चीज़ तो उसके अंदर डाल दी थी ऑलरेडी। ये हमारे पास स्टैटिक सिंबल था, उसकी जो प्रोडक्शन थी ये हमने ऑलरेडी डॉलर सिंबल को लुक हेड सिंबल के तौर पे ग्रामर के अंदर जो सेट एस था उसके अंदर डाल दी थी। अब हमने इसका क्लोजर लेना है। जब हम इसका क्लोजर लेंगे तो क्लोजर हम कैसे लेंगे? ठीक है, क्लोजर लेते हुए हमारे पास जो पैटर्न है, पैटर्न हमारे पास याद रखना है हमने। ठीक है, इस पैटर्न को हमने पकड़ लिया, एक्स गोज टू अल्फा और डॉट वाई बीटा और ए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस प्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ें तमाम उठा लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ए देखें, ए डॉट से पहले वाली चीज़ है, तो यहाँ पर ए जो होगा ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा? जो अल्फा है बेसिकली, अल्फा हमारे पास एप्सिलॉन के इक्वल होगा, क्योंकि डॉट से पहले कुछ भी नहीं है तो इसको हम कर देंगे एप्सिलॉन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो y है बेसिकली ये नॉन टर्मिनल है, तो ये हमारे पास e के इक्वल होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू e। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा। बीटा जो है वो e से अगली चीज़ है, यहाँ पर तो e से आगे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो हम क्या करेंगे, बीटा में भी एप्सिलॉन कर देंगे। अच्छा, अब ये जो लुक हेड सिंबल है ये है a के अंदर हमारे पास आ जाएगा डॉलर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने y गोज टू गामा, ये हमारे पास जो प्रोडक्शन थी y गोज टू गामा का मतलब क्या है? अब y यहाँ पर हमारे पास क्या है, e के इक्वल। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास मेन ग्रामर थी उसमें e की सारी प्रोडक्शंस उठा लेनी है। e की सारी प्रोडक्शन हमारे पास क्या है, e गोज टू e प्लस दिस, e गोज टू इंट। ये दो प्रोडक्शन है हमारे पास ग्रामर में। ठीक है, e की हमने ये e की प्रोडक्शन जो हैं ये ऐड करनी है, लेकिन इनके प्लेस होल्डर शुरू में डालने हैं और इनके जो लुक हेड सिंबल है वो हमने कहाँ से लेने हैं? वो हमने लेने हैं बीटा और ए के फर्स्ट से। तो बीटा और ए जो है हमारे पास, इसका जो हमने फर्स्ट लेना है, तो बीटा ए हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? बीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? एप्सिलॉन के इक्वल। एप्सिलॉन हमने यहाँ पे लिख दिया। ए हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? डॉलर के इक्वल है। डॉलर हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो बेसिकली एप्सिलॉन डॉलर का मतलब है कि ये खाली हमारे पास डॉलर ही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डॉलर हमारे पास इसका फर्स्ट आ चुका है, तो अब इस डॉलर को हम इन प्रोडक्शन के लुक हेड सिंबल्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक ये प्रोडक्शन हमारे पास ऐड हो गई। ठीक है, ई गोज टू प्लेस होल्डर आ गया यहाँ पर ई प्लस दिस, ये हमारे पास एक प्रोडक्शन थी और इसका लुक हेड सिंबल हो गया डॉलर। ठीक है, इस तरह दूसरी प्रोडक्शन थी ई गोज टू इंट और उसका जो लुक हेड सिंबल हो गया वो हो गया डॉलर। ये दोनों चीज़ें मैंने अपने सेट में डाल देनी है। क्लोजर ये काम करता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसको डिटेल में अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है कि हमारे पास ग्रामर गिवन है जिसकी प्रोडक्शन है ई गोज टू ई प्लस दिस, ये हमारे पास एक प्रोडक्शन है, और जो उसकी दूसरी प्रोडक्शन है दैट इज़ ई गोज टू इंट। ठीक है, ये हमारे पास ग्रामर है और हमारे पास जो एस का सेट है इसके अंदर फिलहाल जो हमारे पास स्टार्टिंग प्रोडक्शन है दैट इज़ ई गोज टू ई एंड देयर इज़ अ डॉट बिहाइंड ई विच इज़ द प्लेस होल्डर, और इसका जो लुक हेड सिंबल है दैट इज़ बेसिकली डॉलर। तो हमने क्या करना है कि इस सेट की क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो जब हम क्लोजर अप्लाई करते हैं तो हम सबसे पहले जो सेट होता है उसकी ईच जो हमारे पास LR1 के आइटम होता है उसको रीड करते हैं और उसमें देखते हैं कि प्लेस होल्डर के बाद नॉन टर्मिनल किस किस के अंदर है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ही आइटम है और उसमें प्लेस होल्डर के बाद जो नॉन टर्मिनल है वो अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, जो जो इस नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शंस होंगी वो हम ले लेंगे। ठीक है,
तो हमारे पास ये तमाम प्रोडक्शंस मैंने ले लिए हैं। एक इसकी प्रोडक्शन हमारे पास ये बनती है, ठीक है, जो हमारे पास गिवन है, और दूसरी जो इसकी प्रोडक्शन है वो ये गिवन है जो इसकी बनती है। अब हमने क्या करना है, जब ये प्रोडक्शन हमने सेट के अंदर इंक्लूड कर लिया है, इनके हमने लुक हेड सिंबल्स भी साथ में इंक्लूड करने हैं सेट के अंदर, ठीक है। तो इनके जो लुक हेड सिंबल होते हैं वो बेसिकली हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, जो नॉन टर्मिनल के बाद जितना भी बाकी पार्ट होता है उसका हम फर्स्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो इनका फर्स्ट बन रहा है वो बन रहा है डॉलर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो डॉलर साइन है ये इसके लुक हेड सिंबल में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी कंप्लीट जो एस का सेट है वो ये कंप्लीट सेट बन चुका है, ठीक है। ये कंप्लीट सेट जो है इसके अंदर अब 3 हमारे पास आइटम्स आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, दोबारा से इस सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। जब तक हम करते रहेंगे जब तक हमारे पास सेट चेंज हो रहा हो, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन कौन से आइटम है। अब ये वाला जो आइटम है इसका तो क्लोजर मैंने अप्लाई कर दिया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा डन, ठीक है। अच्छा, अब इनके जो प्लेस होल्डर होता है ना ये भी स्टार्ट में हमने ऐड करने होता है। अब ये वाला जो आइटम है, लास्ट वाला जो आइटम है, ये भी हमारे पास डन हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्लेस होल्डर है उसके बाद नॉन टर्मिनल नहीं है, तो हम इसका क्लोजर नहीं लेंगे। अब ये जो आइटम है ये हमारे पास रहता है, ठीक है। अब इसका हमने क्लोजर लेना है, तो इसका क्लोजर लेने के लिए हम क्या करेंगे कि हम डॉट के आगे देखेंगे नॉन टर्मिनल अवेलेबल है, जी टर्मिनल नॉन टर्मिनल अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे इसकी तमाम प्रोडक्शंस यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास प्रोडक्शंस हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ई की जो प्रोडक्शन हमारे पास अवेलेबल है वो एक हमारे पास ये प्रोडक्शन अवेलेबल है, और दूसरी हमारे पास जो प्रोडक्शन अवेलेबल है ई की वो ये अवेलेबल है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनके साथ जस्ट शुरू में प्लेस होल्डर का साइन इंक्लूड करना है, वो मैंने कर दिया। अब इनके साथ हमने लुक हेड सिंबल को ऐड करना है। तो लुक हेड सिंबल हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास अभी हमने रीड की थी आइटम, उसमें नॉन टर्मिनल के आगे जितना भी पार्ट रहता है उसमें से हम फर्स्ट लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट बनेगा वो बनेगा प्लस, ठीक है। तो हम प्लस को लुक हेड सिंबल के तौर पर ऐड कर देंगे, ठीक है। जब हमने ये काम कर दिया तो हमारे पास अब जो टोटल सेट बन चुका है एस का वो ये बन चुका है। इसके अंदर हमारे पास 5 आइटम आ चुके हैं, 1 2 3 4 5। अब हमने क्या करना है, ठीक है, ये हमारे पास सेट बन चुका है, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए सेट, ठीक है। तो जब हमारे पास ये सेट बन गया है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ सिंबल्स जो थे यहाँ पर हमारे पास ई प्लस दिस, और ये हमारे पास अब इसके तमाम आइटम्स आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, दोबारा से इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी, क्योंकि सेट अभी हमारा चेंज हो गया था ना। अब हम चेक करेंगे, तो इसके ऊपर हम क्लोजर अप्लाई कर चुके हैं। जो ये वाली चीज़ है इस पर भी हम क्लोजर अप्लाई कर चुके हैं, इसके ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी डन हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो हमने क्लोजर अप्लाई करना है, तो हम जब अप्लाई करेंगे तो हम ई की तमाम प्रोडक्शंस यहाँ पे लिखेंगे, और जब इसके आगे फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। यही ये 2 प्रोडक्शंस हैं और फर्स्ट में ये प्लस ही है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सेट में होंगी, तो जब यूनियन लेंगे तो सेट वैसे का वैसा ही रहेगा। सेट में तो यूनिक आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी डन हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ये है इसका भी हम क्लोजर नहीं ले सकते। तो अब जब हमने क्लोजर अप्लाई किया तो सेट चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमारा जो एल्गोरिदम है ये एंड हो जाएगा। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि आपने कैसे क्लोजर लेना है किसी भी सेट का। ये मैंने आपको इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया। हमारे पास जब तक एस चेंज हो रहा था हम इस लूप को चलाते रहते हैं। जैसे ही हमारे पास एस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये आइटम जब हमने इसके ऊपर लगाया तो ये तो हमारे पास टर्मिनल है, तो इसके ऊपर तो हमारे पास कोई भी आइटम यील्ड नहीं होंगे, क्योंकि डॉट जो है ये टर्मिनल इसके बाद आ रहा है। तो हमारे पास सेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, हम लूप को स्टॉप कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो भी सेट बन चुका है उसके अंदर 5 आइटम्स आ चुके हैं। मतलब ये डॉलर और प्लस वाले जो हैं इनको हमने स्लैश डाल के लिख दिया है। बेसिकली ये 2 हमारे पास आइटम्स हैं। इसी तरह ये भी हमारे पास 2 आइटम है, टोटल 5 आइटम हमारे सेट में बन चुके हैं। तो अब जो हमारे पास डीएफए हम बना रहे थे ना, उसमें एक तो हमारे पास एक्शन था, एक्शन टेबल था, और एक हमारे पास गो टू टेबल था। तो एक्शन टेबल के लिहाज से तो हमने चीज़ बना ली। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है गो टू टेबल हमने बनाना है कि फॉर एग्जांपल अब मैं स्टेट पे हूँ, अब मैंने कौन सी अगली स्टेट पर जाना है, ये काम मैंने करना है। तो इसके लिए अब क्लोजर प्रोसीजर के पीछे क्या रीज़न थी, ये हमने क्यों बनाया था, ये हमने इसलिए बनाया कि ये अच्छा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास अगर कोई आइटम था, जब हम ये आइटम रीड कर रहे थे, तो हमने बेसिकली क्या करना था कि हमने एक नॉन टर्मिनल सी फाइंड करना था जो ऐसी स्ट्रिंग हो जो इस सी को रिड्यूस कर दे, और उस स्ट्रिंग के बाद हमारे पास ये चीज़ आ रही हो, ठीक है, जो कि हमारे पास है डेल्टा ए उस स्ट्रिंग के बाद आ रहा हो, ठीक है। तो इस तरह हमने फाइंड करना था। तो इस वजह से हम डेल्टा ए के फर्स्ट से यानी उसके इनिशियल पार्ट से हम क्या करते हैं, लुक अहेड सिंबल निकालते हैं, ताकि अगला जो आगे जो है वो डेल्टा ए आए।
और अभी जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो सी में रिड्यूस हो। ये काम करने के लिए हम क्लोजर सेट सारा बनाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से अब हमारे पास अगर एप्सिलॉन हो जाए फर्स्ट ऑफ ए में, यानी यहाँ पर अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ डेल्टा में एप्सिलॉन हो जाए, तो हम क्या करते हैं, ए को भी साथ इंक्लूड कर लेते हैं, ताकि अगर यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला तो जो लुक अहेड सिंबल है वो ए बन जाए, ठीक है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर एप्सिलॉन आ गया इसमें तो ए को भी हम साथ इंक्लूड करते हैं। तो यानी हम जो फर्स्ट बेसिकली निकालते हैं वो हम इन दोनों का निकालते हैं एल्गोरिदम में। नेक्स्ट हमारे पास गो टू प्रोसीजर है, जिसका कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि आप फॉर एग्जांपल एक आइटम पर थे, अब आप उस आइटम पे जब आपने वाई रीड किया है तो आपका जो प्लेस होल्डर है वो वाई जब स्टैक में चला जाएगा, प्लेस होल्डर आगे आ जाएगा। तो जब प्लेस होल्डर आगे आ रहा है तो अब आपने बताना है कि आपने इस स्टेट से किस स्टेट पर मूव करना है, यानी जब आप वाई को रीड करेंगे तो आपने किस स्टेट पर जाना है। तो उसके लिए हम एक एल्गोरिदम बनाते हैं गो टू एस वाई, यानी मैं एस स्टेट पर अभी हूँ और मैंने वाई को रीड करना है, तो अब मैं कहाँ जाऊँगा, ठीक है। वो अब नई स्टेट मैंने पूरी बनानी है। तो एक मेरा आई नॉट सेट बना हुआ है, आई नॉट के बाद मैंने एक सेट बनाना है आई वन, ठीक है, या आई आई या कोई भी हो सकता है, मैं उसको आई आई बोल देता हूँ, ठीक है। ये वो सेट है कि जब मैं वाई रीड करूंगा आई नॉट पर तो मैं उस स्टेट के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। ये वो वाली स्टेट है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं गो टू प्रोसीजर बनाया था और मैं 10वें 12वें गो टू प्रोसीजर पे पहुंच चुका हूं, तो जो जो मेरे पास डिफरेंट स्टेट आती जाएंगी उनको मैं नया नंबर देता जाऊंगा। जो मेरे पास ऐसी स्टेट आएंगी जो पहले किसी क्लोजर की वजह से बन गई थी तो उनको मैं पुराना ही नंबर दूंगा, ठीक है, ताकि मेरे पास डुप्लीकेट स्टेट्स ना आए, ठीक है। ये हम अभी अगर एग्जांपल आएगी तो उसमें देखेंगे। अभी आपने सिर्फ ये कोड समझना है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये बहुत रिपीट होता है। तो जब मैंने एस रीड किया और मैंने जब मैं एस स्टेट पर हूँ और मैंने वाई रीड किया तो मैंने अब आगे एक स्टेट बनानी है। स्टेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले मेरे पास जैसे एस था अब मैंने एम ले लिया, मेरे पास एक एम का सेट होगा, ठीक है। जब मेरे पास एम का सेट आ गया, ठीक है, इसको मैं रखूँगा एम्प्टी, ठीक है। शुरू में इसको मैंने इनिशियलाइज कर लिया एम्प्टी सेट से। अब मैं जितने भी आइटम मेरे पास एस में उनको बारी बारी रीड करूँगा। जब उनको रीड करूँगा तो जैसे अब मेरे पास डॉट के आगे जो आइटम है वो टर्मिनल भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल भी हो सकता है। प्लेस होल्डर को आगे मूव करूंगा, प्लेस होल्डर मेरे पास आगे आ जाएगा, ठीक है। पहले वाई के पीछे था, वाई के आगे था। ये जो आइटम है प्लेस होल्डर को आगे मूव करके ये मैं डाल दूंगा इस सेट के अंदर, ठीक है। यानी मैंने बेसिकली जो एस वाला सेट था उसके तमाम आइटम एम के अंदर इंक्लूड करने हैं, लेकिन जो ये प्लेस होल्डर साइन है वो आगे मूव करना है वाई से, ठीक है। अच्छा, तो वाई यहाँ पर होना ज़रूरी है प्लेस होल्डर के आगे, ठीक है, क्योंकि अब वाई जब रीड हो तभी मैंने जाना है ना, तो प्लेस होल्डर के आगे वाई होना ज़रूरी है, चाहे वो टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल। कि फॉर एग्जांपल मैं स्टेट 9 पे पड़ा हूँ और मैंने अब ई रीड किया है, तो ऐसी ऐसी मैं तमाम यहाँ से आइटम्स उठाऊंगा जिनमें डॉट के आगे ई पड़ा हुआ है, ठीक है। वो उठा के बस उन स्टेट को सिंपली उठाऊंगा, ई को डॉट को ई के आगे मूव करूंगा और ये मैं एम के अंदर इंक्लूड कर दूंगा। एम के अंदर इंक्लूड करने के बाद मैं एम का क्लोजर ले लूंगा, ठीक है। जब एम का क्लोजर हो जाएगा तो बस ये मेरा गो टू प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कोड आपने याद रखना है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमने इन तमाम चीज़ों से एक NFA DFA बनाना है। जी, DFA के अंदर क्या होगा कि जो भी LRM आइटम्स होते हैं ये स्टेट्स यूज़ करते हैं FA की, जो कि इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर रही होती हैं स्टैक की और शिफ्ट रिड्यूस पार्सर की, ठीक है। तो जो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, जो FA है वो स्टार्ट आउट करेगा एज NFA, यानी जो हमारा FA हमने बनाना था NFA हम पहले उसका बनाएंगे। NFA बनाने के बाद फिर हम DFA बनाएंगे। DFA कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिस NFA। ये MCQs के लिए दोनों लाइन्स इंपॉर्टेंट है यूजिंग सबसेट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कि हम जब एक बार NFA बना लेंगे उससे जब हमने DFA बनाना है तो हम सबसे कंस्ट्रक्शन से बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपने मिड टर्म में अच्छे से स्टडी किया होगा जब हमने लेक्सिकल एनालिसिस किया था। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट आपको मैं समझा देता हूँ कि हमारे पास कोई भी NFA होता है LR0। LR0 का मतलब है कि लुक अहेड सिंबल हमारे पास अभी कोई भी नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आइटम है A गोज टू अल्फा डॉट वाई। अब जब फॉर एग्जाम्पल मैंने वाई को रीड किया है तो मैं क्या करूँगा, अगर तो वाई मेरे पास सिंपल एक टर्मिनल है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा जस्ट पॉइंट को आगे मूव करके वो चीज़ ऐड कर दूंगा। तो अब मैंने क्या किया कि मेरे पास वाई जो है उसकी जगह टर्मिनल भी आ रहा था, नॉन टर्मिनल भी आ रहा था, तो मैंने उसको एक रिप्रेजेंट कर दिया इस चीज़ से, ठीक है, कि मेरे पास ये कैपिटल X है। अब कैपिटल X टर्मिनल भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल भी हो सकता है। अगर तो ये टर्मिनल है तो फिर तो मैं डॉट को सिर्फ X के आगे मूव करूंगा और मेरी ये ट्रांजिशन बन जाएगी कि मैंने X को जब रीड किया इस ट्रांजिशन से तो डॉट जस्ट X के आगे मूव हो गया और ये ट्रांजिशन आ गई। ये मेरे DFA में एक स्टेट, दो स्टेट्स बन गई हैं, एक ट्रांजिशन बन गई जो DFA में आएगी, NFA में बेसिकली आएगी, फिर इससे हम सबसेट कंस्ट्रक्शन करके DFA बनाएंगे। दूसरा ये कि अगर मेरे पास जो X है वो नॉन टर्मिनल, तो फिर मैंने क्या करना है, नॉन टर्मिनल जब आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि फर्दर मैंने अब और स्ट्रिंग्स को रीड करना है और मैंने एक ऐसी प्रोडक्शन बनानी है जो X गोज टू बीटा हो
और मेरी ग्रामर का पार्ट हो। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि बीटा अब उसमें आ गया और अब डॉट ने इसके आगे जाना है और बीटा को कंप्लीट करना है। तो एक मतलब मैं एक प्रोसीजर की तरफ जा रहा हूँ कि मुझे अभी स्ट्रिंग फर्दर रीड करनी है। जब पूरी मेरे पास हैंडल के इक्वल आ जाएगी तब मैं इसको एक्स से रिप्लेस कर दूंगा। तो बेसिकली हमने क्या करना है, जब नॉन टर्मिनल आता है तो उसके लिए जो इस ट्रांजिशन में हमने एक एप्सिलॉन ऐड कर देना है एक्स गोज टू बीटा के लिए। बीटा कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी आगे स्ट्रिंग के अंदर से कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं जो बीटा में ऐड होंगी। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आ रही है कि इनिशियल जो हमारे पास स्टेट थी आई नॉट, हमने इसको कंप्यूट किया ई क्लोयर ऑफ द सेट कंसिस्टेंट, हमने क्लोयर लिया, इसको ई क्लोयर भी बोलते हैं, ठीक है, खाली क्लोयर भी बोलते हैं। जो हमारे पास आइटम था ये, ठीक है, आइटम ये वाला था, इसके साथ हमने डॉलर लगाया हुआ था, इस डॉलर के लिहाज से हमने क्लोयर लिया तो हमारे पास ये सेट बन गया। ये हमारे पास पहला सेट था, हमने इसको आई नॉट बोल दिया कि हमारे पास पहली स्टेट है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जब हमने एनएफए की स्टेट्स और ट्रांजिशंस बनाई तो हमारे पास ये वाली चीज़ थी, ठीक है। जब हम इसका ई क्लोयर लेते हैं, ई क्लोयर से हमारे पास एक ये स्टेट आती है और एक ये स्टेट आती है, यानी जो भी हमारे पास डॉलर रीड करने से स्टेट आती हैं, ठीक है, जो डॉलर लुक अहेड वाली सिंबल आती हैं वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं, जो भी हमारे पास क्लोयर में है, ठीक है। एक ये डॉलर वाली है और एक ये डॉलर वाली है, ठीक है। और ये जो हमारे पास स्टेट है एक ये डॉलर वाली है। तो अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस एनएफए की स्टेट से इस स्टेट पर मूव कर रहे हैं और इस स्टेट पर मूव कर रहे हैं। ये ई क्लोयर का सेट हमें ये बताता है, लेकिन ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो है ना हमारे पास कैनोनिकल सेट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैनोनिकल सेट, इसका कोड इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के कैनोनिकल सेट हमारे पास किस तरह से बनता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस कोड को रीड करता हूँ और फिर आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम एक ऑगमेंटेड ग्रामर लेंगे, ठीक है। ऑगमेंटेड ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपने मिड टर्म में पढ़ा था कि हम सिर्फ एक स्टार्टिंग सिंबल शुरू में ऐड करते हैं तो वो ऑगमेंटेड ग्रामर बन जाती है। फिर हमने क्या करना है, कैनोनिकल सेट उससे जनरेट करना है। ये हमारे एल्गोरिदम का आउटपुट है। एल्गोरिदम चलेगा कैसे, मेरे पास इनपुट आई, ठीक है, और मैंने उसका फंक्शन लगा दिया सीसी, कैनोनिकल सेट बनाओ इस ऑगमेंटेड ग्रामर का। तो ये वाली जो चीज़ है इसका क्लोजर होगा मेरे पास आई नॉड में। आई नॉड मेरे पास यानी पहली स्टेट होगी जिसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो ये वाली स्टेट होगी इसको कैनोनिकल सेट में ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास कैनोनिकल सेट में एक स्टेट ऐड हो चुकी है, ठीक है, जो कि क्लोजर फंक्शन से मैंने बनाई थी इस शुरू वाली स्टेट को, शुरू वाले हैंडल को, शुरू वाले आइटम को लेकर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने करना है वाइल लूप और अनमार्क सेट आई जे उठाना है। अभी तक मेरे पास कुछ भी मार्क नहीं है, शुरू में तमाम अनमार्क्ड होंगे। जो भी मेरे पास स्टेट है मैंने उसको उठाना है जो कि सीसीज में बिलोंग करती है और उसको अब मैंने मार्क करना है। जैसे ही मैं उसको पिक करूंगा फॉर लूप में, मैं उसको मार्क करूंगा कि मैंने इसको प्रोसेस कर लिया, ठीक है। अब उसको पिक करने के बाद मैंने फॉर ईच एक्स फॉलोइंग डॉट, यानी डॉट के बाद जितनी भी सिंबल्स आ रहे हैं, एक्स जो भी आ रहे हैं वो आइटम का पार्ट हैं, वो तमाम आइटम मैंने उठाने, ठीक है, और उनके मैंने गो टू बनाने के इस आई जे स्टेट में, ये मैंने आई जे स्टेट ली, इस आई जे स्टेट में डॉट के बाद जो भी एक्स थे वो एक्स जब मैं रीड करूं तो मैं कहाँ जाऊं, ये मुझे गोटो फंक्शन बताता है, ये मुझे बनाने हैं। अगर ये स्टेट पहले से है, इफ आई के बिलोंग्स टू सी सी, तो फिर मैंने कुछ नहीं करना। अगर ये उसमें बिलोंग नहीं करती, इफ डजंट बिलोंग टू सी सी, यानी ये जो अभी नई स्टेट बनी है ना गो टू बनाने से, अगर ये सेट उसमें बिलोंग नहीं करता तो मैं इसको एक नया नाम दे दूंगा आई के। अगर तो ये पहले से बिलोंग करता है फिर मैं उसको अब नया दोबारा से सीसी में ऐड नहीं करूंगा। लेकिन अगर अब मैंने गो टू किया और मेरे पास एम सेट, एक नया सेट बन गया जो पहले सीसी में नहीं है, तो मैं इसको एक नया नाम दूंगा आई के, मतलब मेरे पास एक नई स्टेट जनरेट की है मैंने यहाँ पर, ठीक है। और जब मैंने उसको आई के बना दिया तो मैं उसको सीसी के अंदर ऐड कर दूंगा, यानी सीसी यूनियन आई के। और फिर सीसी के अंदर जब ऐड करूंगा तो मैं बोलूंगा कि भाई आई जे से जब मैं एक्स रीड करता हूं तो मैं आई के पे चला जाता हूं, ठीक है। तो मैं करूंगा रिकॉर्ड ट्रांजिशन फ्रॉम आई जे टू आई के ऑन एक्स। जब मैं एक्स रीड करता हूं तो मैं आई जे से आई के पे चला जाता हूं, यानी आई नॉट से फॉर एग्जांपल आई वन पे चला जाता हूं एक्स रीड करने से। ये मेरे पास ट्रांजिशन रिकॉर्ड हो गई अंटिल सी सी इज नॉट चेंजिंग, और जब तक सी सी चेंज नहीं होगा मैं इस चीज़ को रिपीट करता रहूँगा। मैं अब सीसी के अंदर जब मैंने एक नई स्टेट ऐड कर दी, अब सीसी में पुरानी जो मैंने थी वो मार्क हुई भी है, अब जो नहीं करूँगा वो अनमार्क हुई होगी, अब उसको उठाऊंगा, उसके अंदर तमाम ऐसे आइटम्स उठाऊंगा जो डॉट के बाद हैं, ठीक है।
तो इसको जब एग्जांपल से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हमारे पास ये जो एल्गोरिदम है इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपने लेके अपने अल्फाज में लिखना है, ठीक है। ये सूडो कोड होता है बेसिकली, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ना ये पाइथन है ना ये C++ है, ये सूडो कोड होता है और सूडो कोड को आप अपनी जुबान में लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि हमने एल्गोरिदम यूज करना है LR1 आइटम्स निकालने के लिए फॉर ऑगमेंटेड ग्रामर G'। ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है, ये हमारे पास ऑगमेंटेड ग्रामर है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास 2 प्रोडक्शंस थी और ये हमने जब इसके अंदर स्टार्टिंग प्रोडक्शन डाली तो ये ग्रामर हमारे पास ऑगमेंटेड बन चुकी है। अब I0 तो हमने कंप्यूट कर लिया है, ठीक है। I0 के बाद हमने क्या करना है, अब I0 x कंप्यूट करना है फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ x, यानी जहां पर हमारे पास डॉट के आगे x आ रहा होगा उसके लिए हमने इंक्लूड करना है। अब डॉट हमारे पास ई के पीछे आ रहा है, इंट के पीछे आ रहा है, प्लस के पीछे आ रहा है और इन तमाम चीज़ों के पीछे डॉट 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 आ रहा है। इन तमाम के लिए हमने गो टू स्टेट्स बनानी है, ठीक है। तो एक के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या हो रहा है, फिर उसके बाद बाकी आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, एक न्यू स्टेट बनाई I1 और उसको हमने बोल दिया गो टू I0 इंट, यानी जब मैं I0 स्टेट पे इंट को रीड करूंगा तो गो टू का एक सेट मुझे बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि इंट के आगे वाली चीज़ उठाऊंगा, वो m में डालूंगा, m में ये चीज़ आ जाएगी और इसके ऊपर क्लोजर अप्लाई कर दूंगा। यानी पहले मैंने m का एम्प्टी सेट लिया, जहां जहां मेरे पास डॉट के आगे इंट था वो मैंने m में डाला, ये वाली एक आइटम था ये मैंने m में डाला और उस पर क्लोजर अप्लाई कर दिया। तो मेरे पास एक नई स्टेट बन गई है I1। अब हमारे पास कोई भी आगे एडिशनल क्लोजर इसके ऊपर पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डॉट राइट हैंड साइड ऑफ इंट आ गया है और यहाँ पर इसके आगे कोई भी अब फर्दर सिंबल नहीं है रीड करने के लिए, तो I1 हमारे पास जस्ट इसके इक्वल हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास अब डॉलर आ गया और प्लस आ गया। तो अब हमारे पास एक ट्रांजिशन हम कैनोनिकल सेट में ऐड कर देंगे, ठीक है, I0 से लेके I1 ऑन इंट, ठीक है। ये हमारे पास कैनोनिकल सेट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और स्टेट बनाई I2 के लिए हमने क्या किया, I0 से अब दूसरा सिंबल ले लिया E, पहले हमने इंट लिया था अब हमने E ले लिया। E के लिए भी हम क्या करेंगे, जहां जहां हमारे पास डॉट के आगे E आ रहा है वो हम M में इंक्लूड करेंगे और उसके ऊपर क्लोजर अप्लाई कर देंगे। जब हम उस पर क्लोजर अप्लाई करेंगे हमारे पास ये एक नई स्टेट बन गई है I2। इस तरह हम तमाम स्टेट्स बनाते जाएंगे और हमें पता चलता जाएगा कि कौन कौन सी स्टेट से किस किस स्टेट पर हम जा सकते हैं, वो हम कैनोनिकल सेट में डालते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तमाम स्टेट्स बनाई जा रही हैं। जब ये तमाम स्टेट्स बन जाएंगी तो हम इनको जब DFA की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह का एक DFA बन जाएगा कि हमारे पास एक ये स्टेट थी, जब हमने उसको इंट रीड किया तो हम स्टेट पर आ गए, जब हमने इसको ई रीड किया हम स्टेट पे आ गया। ये हमारे पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास जो LR टेबल कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है कि जब हमारे पास कंस्ट्रक्ट हमने कर लिया CC, तमाम स्टेट्स हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया ऑगमेंटेड ग्रामर के लिए, तो हम क्या करते हैं कि स्टेट I ऑफ द पार्सर इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सेट I। अब हम क्या करते हैं कि स्टेट I बनाते हैं पार्सर की भी कुछ स्टेट्स है ना कि पार्सर की स्टेट में जाएगा, वो हमने सेट इससे बनाना है। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास पार्सर की सेकंड स्टेट मुझे पता करनी है तो मैं इससे पता करूंगा। बेसिकली ये जो चीज़ होगी ये मुझे पार्सर की स्टेट बता रही है कि पार्सर अभी सेकंड स्टेट में है, अभी n स्टेट में है, अभी 1 स्टेट में है, ठीक है। तो पार्सर एक्शन जो होते हैं स्टेट I के लिए ये इस चीज़ से डिटरमिन किए जाते हैं, ठीक है। ये किस चीज़ से डिटरमिन किए जाते हैं, ये कोड आपको बताएगा कि पार्सर ने कहाँ पर गो टू करना है और कहाँ पे एक्शन लेना है, ये कोड हमें बताता है। मैं इस कोड को पहले रीड करता हूँ और फिर आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टेट उठाई हमने कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है, जो भी हमारे पास कैनोनिकल सेट था उसमें से हम बारी बारी सारी स्टेट उठाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने पहली स्टेट उठाई, अब पहली स्टेट से हमने क्या करना है, आइटम लेना है, ठीक है। जो आइटम है हमारे पास उसके अंदर डॉट के बाद A आ रहा है, डॉट से पहले कुछ भी है, डॉट A के बाद कुछ भी है और एक कुछ भी हमारे पास एक लुक अहेड सिंबल है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि डॉट के बाद वाला जो सिंबल है बेसिकली ये अब हमारे पास टर्मिनल है, ठीक है। जब ये हमारे पास टर्मिनल है तो हमने क्या करना है, गो टू IA इज इक्वल टू IJ। हमने गो टू के अंदर रीड करना है कि गो टू को जब हमारे पास हम इस स्टेट पर होते हैं, इस स्टेट पर जब हम A रीड करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं IJ पे, ठीक है। अगर ये IJ के इक्वल आ गया है आपके पास रीड करने से, ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक्शन करना है IA, यानी इस स्टेट्स पर आपने एक्शन टेबल में ऐड कर देना है कि अब आप अगर इस स्टेट पर हो और आप A रीड कर रहे हो तो आप शिफ्ट J करो, यानी अब क्या करो, आप अगला सिंबल रीड करो, ठीक है। जस्ट ये आसान सी बात लिखी हुई है कि ये कह रहा है कि जब आप स्टेट I पे हो और आपने A सिंबल को रीड किया है तो अब आपने शिफ्ट करना है। अगर A हमारे पास एक टर्मिनल है और शिफ्ट क्या करना है, शिफ्ट J, यानी ये वाली जो स्टेट है जो उसके अंदर लिखी हुई है उसका जो सबस्क्रिप्ट है वो आपने शिफ्ट करना है, ठीक है। ये भी आपको बता दिया इसने कि शिफ्ट क्या करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि एल्स इफ A गोज टू दिस, यानी हमारे पास अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास एक प्रोडक्शन है जिसमें ना टर्मिनल है ना नॉन टर्मिनल है, ठीक है।
ये हमारे पास अगर इसका पार्ट है एंड ए इज नॉट इज इक्वल टू एस डैश, और ए हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल के इक्वल नहीं है, स्टार्टिंग प्रोडक्शन नहीं है, तो आपने क्या करना है एक्शन आई ए में, यानी अब हम कह रहे हैं कि जब आप आई से इस लुक अहेड सिंबल को रीड करो तो आप रिड्यूस कर दो ए टू अल्फा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस ए वाली जो प्रोडक्शन है उसका इस्तेमाल करो और उस वहाँ पर रिड्यूस कर दो, रिप्लेस कर दो लेफ्ट वाली चीज़ से राइट वाली चीज़ को। उसके बाद ये है कि जब अगर आपके पास ये वाली स्टेट सिंबल ये वाला आइटम आ गया जिसके अंदर आपके पास स्टार्टिंग सिंबल वाली प्रोडक्शन है और डॉट एंड पे पहुंच गया, ठीक है, और अब आपने क्या करना है कि अगर हम आई स्टेट पर हैं और हम ए रीड करने से ये वाली हमारे पास ट्रांजिशन आई हुई है जिसके अंदर हमारे पास जो डॉट है वो बिल्कुल एंड पर है, तो अब हम एक्सेप्ट कर देंगे कि हमारी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर हम कर देंगे एंड फॉर, यानी हमारा फॉर लूप अब यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो गो टू टेबल है उसमें क्या होगा कि जो भी हमारे पास नॉन टर्मिनल ए बिलोंग्स टू जी, नॉन टर्मिनल जो भी हमारे पास उधर बिलोंग करेंगे, ये हमारे पास बन चुका है एक्शन का टेबल। ठीक है, ये एक्शन का टेबल है कि कहाँ पर हमने क्या एक्शन लेना है। ठीक है, इसको आसान उर्दू में मैं पहले बता देता हूँ, गो टू पे जाने से पहले। एक्शन टेबल हमारे पास ये बताता है कि जब भी आपके पास टर्मिनल आएगा तो आपने शिफ्ट करना है। ठीक है, टर्मिनल आने से जब आपके पास कुछ भी नहीं है, एम्प्टी चीज़ है और आपके पास आगे लुक अहेड सिंबल है, तो आपने उस लुक अहेड सिंबल के लिहाज से जो ग्रामर प्रोडक्शन है उसको यूज़ करते हुए रिड्यूस कर देना है। ठीक है, ये हमारा अगला एक्शन है कि आपने कब शिफ्ट करना है, कब रिड्यूस करना है। और अगर हमारे पास स्टार्टिंग प्रोडक्शन आ गई तो आपने जस्ट एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर हमारे पास गो टू टेबल में अब हमने किस स्टेट से कहाँ जाना है ये बात हम बताएंगे। अब जितने भी नॉन टर्मिनल्स हमारे पास गो टू टेबल के अंदर पार्ट हैं उसका, तो हमने क्या करना है कि गो टू आई ऑफ ए, अगर हमारे पास गो टू जो हमने अभी फंक्शन ऊपर बनाए थे उसमें इस स्टेट से अगर हम ए नॉन टर्मिनल रीड करें तो हम आई जे पे अगर स्टेट पर चले जाते हैं तो हमने जस्ट क्या करना है, गो टू टेबल में जो हमारे पास आई स्टेट है उसके ए टर्मिनल पे जो सेल बन रहा होगा वहाँ पर हमने ये स्टेट ऐड कर देनी है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। ठीक है, तो ये आपने पेपर के लिए इतना ज़्यादा सख्ती से याद नहीं करना। जो गो टू वाला कोड था वो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, कैनोनिकल वाला रिपीट होता है, और हमारे पास जो क्लोयर वाला था उसका क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये वाला जो कोड है ये अगर आपके पास आता है तो मैं आपने सूडो कोड में इसको लिख देना है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उर्दू ज़ुबान में कि हमारे पास ये टेबल होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये एक्शन टेबल होता है, ये हमारे पास गो टू टेबल होता है और ये हमारे पास सारी स्टेट्स होती हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जब हम कोई स्टेट रीड करें, स्टेट को रीड करने से जब हम हमारे पास कोई टर्मिनल अगर रीड होगा तो हमने क्या करना है उस जगह पर जाकर, उस टर्मिनल की जगह पर जाकर एक्शन में शिफ्ट लिख देना है। ठीक है, और अगर हमारे पास एक एम्प्टी चीज़ आती है और लुक अहेड सिंबल हमारे पास रीड होता है तो वहाँ पर हमने रिड्यूस लिख करके वो प्रोडक्शन वहाँ पे डाल देनी कि इस प्रोडक्शन के लिए रिड्यूस कर दो, उस प्रोडक्शन का नंबर बेशक डाल देंगे। और अगर हमारे पास स्टार्टिंग प्रोडक्शन आ जाती है तो हमने वहाँ पर एक्सेप्ट डाल देना है। ठीक है, जब हम ये करेंगे अभी एग्जाम्पल तो आपको समझ आ जाएगी। और जब हमारे पास नॉन टर्मिनल आए इस स्टेट के लिहाज से, तो उस स्टेट के लिहाज से नॉन टर्मिनल में हमने गो टू जो फंक्शन था उसमें जो भी स्टेट आएगी वो हमने यहाँ पर ऐड कर देनी कि अगर हम इस स्टेट पर हैं और ये वाला आपके पास नॉन टर्मिनल आ रहा है तो अब आप इस स्टेट पर शिफ्ट कर जाओ। तो इस तरह से हमारे पास टेबल बनेगा। ठीक है, अच्छा अब इनिशियल स्टेट जो होती है ये क्या करती है, ये बताती है कि हमारे पास ये अभी हमारे पास ऐड है। ठीक है, इनिशियल स्टेट, और जितने भी हमारे पास एंट्रीज हैं उनको हमने एरर मार्क किया हुआ है। तो अब एक एग्जांपल हम करते हैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्ट करते हैं एल आर टेबल फॉर द ऑगमेंटेड ग्रामर। ये हमारे पास ग्रामर अवेलेबल है तो सबसे पहले इनके फर्स्ट सेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब हमने फर्स्ट निकाले तो ये इन तमाम सिंबल के फर्स्ट ये आ गए। ये भी पेपर में पूरा टेबल बनाने के लिए आपको नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ओवरव्यू आपने लेना है। तो अगर हम कैनोनिकल सेट बनाते हैं इसका, तो ये हमारे पास कैनोनिकल सेट बन गया। हमारे पास आई नॉट जो स्टेट थी पहले ये बन गई, फिर आई वन स्टेट बन गई, फिर आई टू, फिर आई थ्री, यानी जो जो डिफरेंट स्टेट्स थी उनको हम नए आई सिंबल के साथ ऐड करते गए, और जो जो हमारे पास पुरानी स्टेट थी बार बार तो उनको हमने नए सिंबल से ऐड नहीं किया। ठीक है, अब आई सेवन हमारे पास आ गई। अब आई टू हमारे पास अब नई स्टेट आई है लेकिन हमने उसको आई टू ही बोला है। ठीक है, फिर नई स्टेट आई है लेकिन हमने उसको आई थ्री बोला क्योंकि ये तमाम सेट पहले आई थ्री में इंक्लूडेड था तो हमने नया सेट ऐड नहीं किया। तो जो पुरानी स्टेट होंगी उनको हम वही पुराने उनके साथ ही मैच कर देंगे, जो नई आती जाएंगे उनको नया सेट हम ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारे पास पूरा कैनोनिकल सेट बन गया इस एग्जाम्पल के लिए। पेपर में ये नहीं आएगा, अगर आपने इसको डिटेल प्रॉपर इसकी स्लाइड्स में देखना है तो आप व्यू के लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारा दे दिया, बस वो इस ग्रामर पे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये टेबल बना रहे हैं यहाँ पर। अब हमारे पास अगर इन्होंने एक प्रोडक्शन ली जो कि आई को बिलोंग करती है तो आपने क्या करना है, गो टू आई ए में आई जे, अगर ये हमारे पास अवेलेबल है तो आपने शिफ्ट जे ऐड कर देना है। ठीक है,
और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अगर ई हमारे पास, यही चीज़ उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया। अब डॉट के आगे ई था, ठीक है, और करंट स्टेट थी हमारी आई नॉट। अब ये चेक करेंगे, अगर गो टू टेबल में डॉट के आगे यहाँ पर भी आ गया आई डी, ठीक है। अब गो टू टेबल में चेक किया, आई नॉट आई डी के साथ आई फोर पड़ा था, तो इन्होंने शिफ्ट क्या किया कि आई नॉट यानी जीरो वाले आई की जगह आई डी में उस सेल में जो इंटरसेक्शन बन रही थी वहाँ पे शिफ्ट फोर डाल दिया कि फोर शिफ्ट कर दो। इसी तरह ये तमाम इन्होंने किया। अब माइनस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो ये टर्मिनल सारे यहाँ से रीड करेंगे ना, इस सेट में से, ये पूरा सेट था जो जो टर्मिनल है। अब ये था टर्मिनल एक, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल कोई नहीं था। अब दूसरी स्टेट पर हम गए, यहाँ पर हमारे पास ये टर्मिनल आ रहा है। अब इस टर्मिनल में हमने क्या करना है, टू और माइनस के आगे हमने क्या डालना है, जो आगे स्टेट गो टू टेबल में बनी थी 5, उसका शिफ्ट 5 डाल देना है। इस तरह ये पूरा टेबल हमारे पास कंस्ट्रक्ट होता है, LR का टेबल। अब रिड्यूस हमने किस जगह पर डालना है कि जहाँ पर हमारे पास डॉट यहाँ पर बिल्कुल एंड पर आ रहा है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, डॉट और इस सिंबल के लिहाज से आगे हमारे पास जो स्टेट पड़ी हुई थी, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 6 के इक्वल था तो हमने रिड्यूस 6 डाल देना है, ठीक है। वो वाली प्रोडक्शन डालनी है जो हमने यूज़ करनी है। 6 बेसिकली क्या है कि ये प्रोडक्शन है, ये जो f गोज टू ID है ये एक प्रोडक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास 6 है, ये हमने ऐड कर देनी है कि भाई अब हमारे पास जो हैंडल है वो रिसीव हो गया। हैंडल हमारे पास किस तरह से रिसीव हो गया कि हमारे पास जो प्लेस होल्डर बिल्कुल एंड पर पहुंच गया, और ये अब हमारा पूरा एक हैंडल है, कंप्लीट हैंडल है। अब आपने क्या करना है, आईडी को एफ से रिप्लेस कर देना है, तो ये रिड्यूस 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास माइनस के लिए जब हम F4 को माइनस से करेंगे तभी हमारे पास रिड्यूस 6 आ जाएगा। जब 4 को हम x से करेंगे तभी हमारे पास रिड्यूस 6 का बेसिकली मतलब क्या है कि ये है रिड्यूस और साथ में f गोज टू ID, यानी अब आप क्या करो, ID को चेंज करके f कर दो। तो जो उन्होंने क्या किया कि ग्रामर जो थी ना मेन वाली, वो हमारे पास कहाँ पर है, जो ऊपर बिल्कुल गिवन थी ये, ठीक है, ये जो ग्रामर थी, उन्होंने क्या किया कि f गोज टू ID पूरा लिखने के बजाय सिर्फ 6 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह जहाँ पर रिड्यूस 3 लिखा होगा तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि t को e से रिप्लेस कर दो। तो ये हमारे पास ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये पूरे स्टेप्स तो आप इग्नोर कर सकते हैं ना, इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना आपको कि पूरे आपको 10 पेजेस का क्वेश्चन लिखने के लिए दे दें, ऐसा व्यू में नहीं होता, ठीक है। ये 9th-10th के उर्दू के पेपर में हो सकता था, लेकिन CS 606 के पेपर में ये काम नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सेप्टेबल हमारे पास जो, अब यहाँ पर हमारे पास डॉलर साइन आ गया, ठीक है। अब डॉलर साइन में हमने क्या करना है कि करंट जो हमारी स्टेट होगी उसके अंदर अब हमारे पास ये वाला जो आइटम अवेलेबल है, तो हमने क्या करना है कि आई यानी जो करंट स्टेट है उसको डॉलर के साथ मैच करके वहाँ पर एक्सेप्ट डाल देना है, ठीक है। इसी तरह हम हमारे पास ये वाली हमने यहाँ पर अप्लाई की कि हमारे पास ये स्टार्टिंग सिंबल अवेलेबल हो गया, स्टार्टिंग प्रोडक्शन अवेलेबल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पहली स्टेट है, पहली स्टेट को डॉलर के साथ मैच करके वहाँ पर एक्सेप्ट इंसर्ट कर देना है। तो ये हमारे पास पूरे टेबल LR कंस्ट्रक्शन का जो टेबल है वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है, ठीक है। ये LR टेबल आ गया, ठीक है। ये बता रहा है कि भाई 0 पे जब आप ID रीड करोगे तो आपने शिफ्ट 4 करना है, 4 पर आप माइनस रीड करोगे आपने रिड्यूस 6 करना है। तो ये टेबल पूरा बता रहा है। और दूसरा गो टू आ गया हमारे पास कि जब आप 3 पे E रीड करोगे तो आपने 1 स्टेट पर चले जाना है, जब आप 6 स्टेट पर हो और आप T रीड करोगे तो आपने 8 पर चले जाना है। अगर आप 7 स्टेट पर हो और आपने T रीड कर लिया तो अब आपने क्या करना है, एरर बोल देना कि भाई अब कुछ भी नहीं है हमारे पास टेबल में, अब क्या करें, ठीक है। तो ये अब उन्होंने LR1 का टेबल यहाँ पर बना लिया और अब इसको पार्स करेंगे एक्सप्रेशन को इस टेबल की मदद से, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं आपको पहले 1-2 स्टेप करके बता देता हूँ, उसके बाद आपने खुद ही देख लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर ये एग्जांपल आ जाती है कि स्टैक शुरू कहाँ से होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि स्कैनर ने इनकोड किया स्ट्रिंग को ID माइनस ID मल्टीप्लाई बाय ID एंड पर डॉलर, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, डॉलर इज एंड ऑफ द फाइल कह सकते हैं, मार्कर है, या एंड ऑफ द स्ट्रिंग मार्कर है। डॉलर बिल्कुल एंड पर लगा हुआ है, ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए कि डॉलर बेसिकली क्या है। अच्छा, अब जब हमारे पास ये स्ट्रिंग आई इनपुट में, तो अब हमने क्या किया, स्टैक हमारे पास शुरू में था 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 0 से ID को रीड करना है, ठीक है। तो मैं आता हूँ 0 पे और ID पे। जब मैंने 0 से ID को रीड किया तो मेरे पास आ गया शिफ्ट 4। जब मैंने 0 से ID को रीड किया तो मेरे पास आ गया शिफ्ट 4। तो मैं स्टैक में 4 शिफ्ट कर दूंगा। एक तो जो मैंने चीज़ रीड की है वो शिफ्ट हो जाएगी और साथ में 4 भी ऐड हो जाएगा स्टैक में। तो मैं थोड़ा सा स्टैक यहाँ पे बना भी देता हूँ। स्टैक में सबसे पहले मेरे पास है 0, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास ID मैंने रीड कर लिया, वो आ गया, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 4, ठीक है। 4 बेसिकली मैं इसलिए ऐड करता हूँ कि मुझे जब दोबारा से अगली चीज़ रीड करनी है ना, मुझे टॉप पे नंबर चाहिए ताकि मैं ये नंबर से रो पकड़ूँ। और जो चीज़ अभी स्ट्रिंग में आगे आ रही है, अब स्ट्रिंग में आ गया माइनस, ठीक है। अब मैं करूँगा 4 और माइनस को मैच, ये 4 हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ पे आ गया रिड्यूस 6,
अब छठी वाली जो मेरे पास थी वो प्रोडक्शन थी एफ गोज टू आई डी, ठीक है। तो मैं रिड्यूस 6 यहाँ पर अप्लाई करूँगा जो कि एफ गोज टू आई डी है, तो मेरे पास जो आई डी है वो एफ से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 4 भी स्टैक से खत्म होगा, ठीक है, 4 भी खत्म हो गया और आई डी भी खत्म हो गया, ठीक है। और अब मेरे पास यहाँ पर स्टैक में क्या ऐड हो जाएगा, एफ, ठीक है। अब स्टैक में एफ ऐड हो गया, लेकिन एक मसला है यहाँ पर। क्या मसला है, नंबर तो है नहीं। अब मुझे कैसे पता मैंने क्या चीज़ रीड करनी है, यहाँ पर मसला है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब ज़ीरो से एफ को रीड करूँगा। मैंने लिया 0 और यहाँ पे लिया एफ, 0 और एफ से जब मैंने रीड किया तो वहाँ पर पड़ा हुआ है 3, तो अब मैं यहाँ पर 3 सिंबल को ऐड कर दूंगा। अब मुझे थोड़ा सुकून का सांस आया कि हाँ अब मैंने 3 वाली जगह पे जाना है, 3 वाली जगह पे जाके स्ट्रिंग का जो अगला नंबर आएगा वो मैंने रीड करना है। अब 3 के बाद जो मेरे पास स्ट्रिंग का अगला नंबर आ रहा है वो आ रहा है आई डी, ठीक है। तो अच्छा, स्ट्रिंग 3 के बाद स्ट्रिंग का अगला नंबर मेरे पास माइनस आ रहा है। मैं अब स्ट्रिंग में आगे मूव नहीं हुआ, क्योंकि जब तक मैं शिफ्ट नहीं करूँगा ना तब तक मेरी स्ट्रिंग स्टैक में नहीं जाएगी, वो यहाँ पर ही रहेगी। जब मैं शिफ्ट करता हूँ तो मेरी स्ट्रिंग यहाँ से खत्म होती है। अब मैंने क्या किया, 3 से माइनस रीड किया। जब मैंने 3 से माइनस रीड किया तो मेरे पास आ गया रिड्यूस 5। अब मैंने देखा रिड्यूस 5 में क्या लिखा है, टी गोज टू एफ, ठीक है। तो मैंने एफ को टी से रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरा एफ है उसको मैं टी से रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा टी। अब मेरे पास फिर मसला आ गया। अब मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही मैं क्या नंबर रीड करूँ। अगला मेरे पास माइनस है, लेकिन अब माइनस के साथ मैं क्या रीड करूँ, मुझे नहीं समझ आ रही। तो अब मुझे चाहिए 0t, ठीक है। 0 से t रीड करूँगा, 2 यहाँ पे स्टैक में 2 ऐड कर दूंगा, ठीक है। जब मैंने 2 ऐड किया अब मुझे पता चल गया कि अब मैंने 2 के साथ जो स्ट्रिंग का अगला करेक्टर रीड करना है, 2 के साथ माइनस को रीड करना है। जब मैं 2 के साथ माइनस को रीड करूँगा शिफ्ट 5, अब मुझे ये कह रहा है कि स्टैक के अंदर अभी जो स्ट्रिंग का लेटर है वो भी ऐड कर दो और 5 अगली स्टेट का नंबर ऐड कर दो। तो यहाँ पर मेरे पास माइनस ऐड हो जाएगा और 5 ऐड हो जाएगा। इसी तरह जब आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आप एक्सेप्ट स्टेट तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, इसके बाद इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ LR1 स्केलेटन पार्सर। यानी ये जो हमने सारा काम किया ये हम एल्गोरिदम की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, कि स्केलेटन पार्सर जो होता है इसका कोड लिखना है पेपर में आपने, ठीक है। कि हमने ये तमाम जो काम किया है ये कोड में जब हम लिखेंगे तो ये कैसे होगा, ठीक है। तो उर्दू में जो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है वो बस आपने सूडो कोड की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हमने स्टैक में डाल देना है डमी, और फिर हमने स्टैक में डाल देना है पुश। ये हमारे पास स्टैक है। सबसे पहले हमने इसके अंदर डाल देना है डमी हमारे पास कोई स्ट्रिंग का करेक्टर हमने लिया और स्टेट ले ली हमने 0। ये 2 चीज़ें डाल दी, स्टैक यहाँ से शुरू करना है आपने। उसके बाद आपने डन को कर देना है फॉल्स, के अभी हम डन काम हमारा शुरू नहीं हुआ। जब हमारा डन ट्रू हो जाएगा इसका मतलब हमारा काम खत्म हो गया है, काम हमारा अब शुरू जब होने लगा तो हम करेंगे डन इज इक्वल टू फॉल्स। अब हमने टोकन में रीड करना है नेक्स्ट, ठीक है। टोकन में बोलेंगे हम स्कैनर डॉट नेक्स्ट, स्कैनर हमें अगला टोकन रीड करके देगा। वाइल नॉट इज इक्वल टू डन, जब तक हमारे पास डन फॉल्स के इक्वल है, ठीक है। वाइल नॉट डन यानी जब तक डन ट्रू नहीं हो जाता, जब तक डन फॉल्स के इक्वल है आपने ये तमाम काम करते रहना है, ठीक है। ये तमाम काम क्या है, स्टैक से हम टॉप पढ़ेंगे, स्टैक की टॉप पे हमें स्टेट पता चलेगी, टोकन से हम नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। जो स्टैक से टॉप पढ़ा मैंने फॉर एग्जांपल 0 मैंने एस में स्टोर किया, ठीक है। ये मेरी स्टेट बता रही है और टोकन मैंने ले लिया। अब टोकन जब मैंने रीड किया है, जो स्कैनर ने यहाँ से नेक्स्ट टोकन रीड किया था, अब मैंने क्या करना है, एस और टोकन का चेक करना है कि एक्शन टेबल में क्या लिखा हुआ है, शिफ्ट लिखा है, रिड्यूस लिखा है, क्या लिखा है। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस 6, ठीक है, यानी रिड्यूस ए गोज टू बीटा, वहाँ पे तो ए गोज टू बीटा नहीं लिखा होगा ना, तो प्रोडक्शन का नंबर लिखा हो। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस ए गोज टू बीटा, तो मैंने जस्ट क्या करना है, स्टैक से 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा पॉप करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा क्यों पॉप करना है, कि एक तो वो बीटा नंबर पॉप करने हैं और साथ में स्टेट के नंबर भी लिखे हुए हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ई गोज टू ए बी था, तो एक तो मैंने स्टैक में ए और बी भी रिमूव करने हैं, साथ में ए बी के बीच में मैं स्टेट के नंबर भी डाल रहा हूँ वो भी रिमूव करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, ए बी मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4 चीज़ें स्टैक से रिमूव करूँगा, तब मैं पिछले स्टैक की कंडीशन तक जाऊँगा, ठीक है। तो स्टैक से मैंने पॉप करना है 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये मेरे पास हो गया काम। अब जब मेरे पास ये काम हो गया तो मैंने अब मैं स्ट्रिंग के लेटर पे पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास ऊपर नंबर नहीं होगा, अब मैंने ऊपर नंबर ऐड करना है। वो नंबर मैं कैसे ऐड करूंगा, स्टैक के जो टॉप पे अब मेरे पास जो चीज़ है वो मैं रीड करूंगा। वो रीड करने के बाद स्टैक में मैं पुश करूंगा ए, और जो ए मेरे पास क्या चीज़ है, जो मेरे पास ये नॉन टर्मिनल है जो रिड्यूस करने से आया, ये मैं नॉन टर्मिनल इसके अंदर ऐड करूंगा।
और इस एस और नॉन टर्मिनल जो भी ऐड किया था इनकी मदद से जो मेरे पास, यानी अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीरो था, जीरो के ऊपर मैंने ऐड कर दिया, जीरो और ए की मदद से जो मुझे गो टू टेबल में स्टेट मिलेगी वो मैं यहाँ पर पुश कर दूंगा। तो मैं करूँगा स्टैक डॉट पुश गो टू एस ए। ठीक है, ये वही चीज़ है जो अभी मैंने ऊपर आपको करके दिखाई है। अच्छा, अब अगर ये तो था कि अगर हमें रिड्यूस 6 मिल जाए, अगर हमें शिफ्ट मिल गया, शिफ्ट आई, यानी मैंने जो यहाँ से टोकन रीड किया था शुरू में, वहाँ पे मुझे टोकन अभी वाली जो करंट स्टेट थी, ठीक है, जो मैंने एस की टॉप से नंबर रीड किया था, जब उस नंबर को टोकन के साथ मैच किया तो मुझे शिफ्ट मिल गया। शिफ्ट का मतलब ये क्या होता है? शिफ्ट का मतलब ये होता है कि स्टैक के अंदर अब आप वैल्यू उठाओ टेबल से और वो ऐड कर दो। तो मैंने क्या करना है, स्टैक के अंदर टोकन पुश करना है, टोकन पुश करने के साथ साथ मुझे स्टैक के अंदर आई पुश करना है। ठीक है, यानी शिफ्ट आई का मतलब फॉर एग्जांपल शिफ्ट 7 है, तो मुझे टोकन जो भी रीड कर रहा था, यानी जो भी स्ट्रिंग का लेटर रीड कर रहा था वो भी पुश करना है और 7 भी पुश करना है। ठीक है, ये भी मैंने अभी आपको ऊपर करके दिखाया था। और अब टोकन मैंने नेक्स्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग का रीड करना है, यानी नेक्स्ट कैरेक्टर मैं रिड्यूस में रीड नहीं करूंगा, नेक्स्ट कैरेक्टर मैं तब रीड करूंगा जब मेरे पास शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे पास एक्शन में एस टोकन करने से एक्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, और टोकन मेरा डॉलर के इक्वल है, यानी स्ट्रिंग में मैं बिल्कुल एंड में पहुंच गया हूँ, मैं अभी स्ट्रिंग में इस कैरेक्टर को रीड कर रहा हूँ और जो मेरे पास एक्शन टेबल है वो अभी वाले स्टेट नंबर के आगे जो डॉलर को रीड करने से डॉलर बता रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट बता रहा है, तो मुझे डन इज इक्वल टू ट्रू करना है। जब मैं डन इज इक्वल टू ट्रू करूंगा तो मेरा जो वाइल लूप है वो था वाइल नॉट डन, वो खत्म होगा और सक्सेस हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डन इज इक्वल टू ट्रू नहीं करूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल्स में आएगा और हम एरर करके रिकवर कर लेंगे कि आपने जो लैंग्वेज दी है वो ठीक नहीं थी। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फर्दर आपने क्या करना है, थोड़ी सी वीडियो को पीछे करना है, वीडियो को पीछे करके जो मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करके दिखाया था स्टैक में, ये वाली चीज़, यही चीज़ हमने यहाँ पर कोड की फॉर्म में लिखी हुई है। जब आप उसको देखेंगे तो आपको कोड सारा समझ आ जाएगा। ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन में इसका सूडो कोड लिखना है। सूडो कोड बेसिकली किसी भी लैंग्वेज का सिंटेक्स नहीं होता, इसलिए आप किसी भी कोई भी नाम शाम देके इनको लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका प्रॉपर डिलीवर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स का कॉन्सेप्ट आता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम डीएफएस स्टेट रीड कर रहे थे, स्टेट में दो चीज़ें लिखी हैं, एक हमारे पास है कि टर्मिनल आ रहा है डॉट के आगे, और एक हमारे पास है कि हमारे पास एंड पे हम पहुंच गए हैं। इस एंड पे पहुंचने का मतलब है रिड्यूस कर दो, ठीक है, कि हमारे पास एक कंप्लीट हैंडल आ गया, अब आपने रिड्यूस करना है। और इस टर्मिनल का मतलब है कि शिफ्ट करो। तो अब हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है, रिड्यूस करना है, समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, के अगर हम इनपुट ए करेंगे तो हमारे पास ये करेगा शिफ्ट टू स्टेट दिस, के ए के आगे वाली स्टेट पर चले जाओ। और अगर हम रिड्यूस करेंगे इसके लिहाज से तो ये बोलेगा इधर ही रहो और स्ट्रिंग को आगे रीड ना करो। तो हमारे पास क्या होता है, शिफ्ट रिड्यूस की कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। ये एम्बिग्यूटीज की वजह से आती है ग्रामर में। तो हमने क्या करना है, ग्रामर के अंदर से एम्बिग्यूटीज को रिमूव करना है। द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट इज डैंगलिंग एल्स। बहुत ही ज़्यादा मशहूर एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि हमारे पास शिफ्ट रिड्यूस की जो एग्जांपल है वो क्या है, डैंगलिंग एल्स है। तो अब हमारे पास एक ग्रामर है जिसको हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट जा रही है इफ़ ई देन स्टेटमेंट, इफ ई एंड देन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, इसको डैंगलिंग एल्स बोलते हैं, ठीक है, कि एल्स हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, एल्स, और इसके आगे स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो अब हमारे पास इसके अगर हम हैंडल्स बनाएं तो एक हमारे पास हैंडल ये वाला बन जाता है कि हम जो पहले वाली प्रोडक्शन है उसके बिल्कुल एंड में डॉट रखते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास हैंडल बनता है वो हमारे पास एक और हमने हैंडल लिया है कि यहाँ पर डॉट हमारे पास आ रहा है। अब इस सिचुएशन में हमें समझ नहीं आएगी कि हम रिड्यूस करके स्टेटमेंट लिखें या हम आगे शिफ्ट करके एल्स को रीड करें। ये मसला आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि ये वाली जो चीज़ है ये हमें कह रही है रिड्यूस करो और ये वाली चीज़ जो है ये हमें कह रही है शिफ्ट करो, ठीक है। तो अगर तो हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये डॉट एल्स के आगे मूव कर जाएगा। अगर हम रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास ये पूरी चीज़ जो है ये स्टेटमेंट से रिप्लेस हो जाएगी। तो टिपिकल एक्शन जो होता है यहाँ पर शिफ्ट होता है ताकि हमारे पास एल्स मैच करे मोस्ट रिसेंट प्रीफ के साथ। ये आपने एमसीक्यू याद रखना है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि टिपिकल एक्शन में हम शिफ्ट ही करते हैं, यानी एल्स को रीड करते हैं ताकि ये वाला जो एल्स है ये अभी जो मोस्ट रिसेंट इफ था यानी इनर मोस्ट जो इफ था उसके साथ मैच करे, ठीक है। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद यही आगे कॉन्सेप्ट कंटिन्यू होगा शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट वाला नेक्स्ट लेक्चर में, कि हमारे पास एक एम्बिगुअस ग्रामर है। जब हमने इस एम्बिगुअस ग्रामर को रीड किया तो ई गोज टू ई प्लस ई गोज टू ई मल्टीप्लाई बाई ई और ई गोज टू इन आ गया, और हमारे पास एक डीएफए स्टेट आई कि ई के एंड पर ये पड़ा हुआ था और ई के बाद ये पड़ा था।
अब ये चीज़ कह रही है कि प्लस को रीड करो और शिफ्ट करो, ये चीज़ कह रही है कि भाई अब आप एंड पे पहुंच गए हो, कंप्लीट हैंडल है, इसको रिड्यूस करो, ई मल्टीप्लाई बाय ई की जगह पे ई लिखो, तो यहाँ पर शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें रिड्यूस करना है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मल्टीप्लाई का साइन होता है उसकी प्रेसिडेंस होती है प्लस साइन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला साइन इसके अंदर इंक्लूडेड था, तो इस चीज़ को हम प्रायोरिटी देंगे और यहाँ पर हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, पहले तो हम देख रहे थे शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, शिफ्ट करें या रिड्यूस करें। अब रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होगा कि हमारे पास दो प्रोडक्शन आ रही हैं, एक आ रही है एक्स गोज टू अल्फा, एक और है वाई गोज टू बीटा, तो हमें नहीं समझ आ रही है अब किस चीज़ से रिड्यूस करें। तो हमारे पास क्या होगा कि ऑन इनपुट ए वी डोंट नो विच प्रोडक्शन टू रिड्यूस विद, कौन सी प्रोडक्शन से रिड्यूस करें, इसको रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है। यूजली ड्यू टू ग्रॉस एम्बिग्यूटी इन द ग्रामर, ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिग्यूटी आ जाए ग्रामर में तो ये तब होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, और इनकी ये जो एक एक एग्जांपल है छोटी छोटी सी, ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है LR1 टेबल साइज, ठीक है, कि LR1 का टेबल साइज जो होता है वो क्या होता है। अच्छा, अब LR1 पार्सिंग टेबल होता है ना सिंपल लैंग्वेज के लिए, ये सिंपल लैंग्वेज के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा है इतनी ज़्यादा एक्शन स्टेट्स होती हैं, इतनी ज़्यादा हमारे पास गो टू स्टेट्स होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज इसकी बन जाती हैं एक सिंपल लैंग्वेज के लिए भी। फॉर एग्जांपल हम C++ या पाइथन नहीं भी लें, एक छोटी सी एक लैंग्वेज भी लें, उसके लिए भी बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसका हम रिड्यूस कर सकते हैं साइज़। क्या होता है कि हमारे पास जो स्टेट्स होती हैं DFA में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कोर सेट ऑफ एलर आइटम्स होते हैं इनको फर्स्ट कंपोनेंट्स बोलते हैं विदाउट द लुक अहेड सिंबल्स। ये भी आपने MCQ के लिए याद रखना है कि हमारे पास जो कोर सेट होता है एलर आइटम्स का, ये सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स होता है विदाउट लुक अहेड सिंबल टर्मिनल्स, यानी हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट थे वो अगर हम उनका सेट ले लें और उनमें से लुक अहेड सिंबल को मिटा दें, यानी ये जैसे कोमा के आगे B लिखा है ये मैं ना लूँ, या ये कोमा के आगे D लिखा है ये लुक अहेड सिंबल ना लूँ, इसके अलावा जो मेरे पास बाकी चीज़ है इसको हम बोलते हैं कोर ऑफ सेट ऑफ एलआर आइटम्स। अब जैसे हमारे पास एलआर स्टेट्स गिवन है, ठीक है, एक्स गोज टू अल्फा डॉट बीटा डॉट ए डॉट बी डॉट। अब इनके अंदर हमारे पास देखें आगे लुक अहेड सिंबल लिखे हैं। अब ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें लुक अहेड सिंबल ए है, इसमें लुक अहेड सिंबल बी है, इसके अंदर लुक अहेड सिंबल सी है और डी है। अगर लुक अहेड सिंबल को अवॉइड करूँ तो ये चार के बजाय दो चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम कोर कैन बी मर्ज, इसको मर्ज कर देंगे और मर्ज स्टेट में हमारे पास ये आ जाएगा, इन कोर्स को मर्ज करके लिख देंगे, और जो भी हमारे पास लुक अहेड सिंबल्स होंगे ना, लुक अहेड सिंबल्स को हम स्लैश करके लिख देंगे। तो इसको हम कहते हैं LALR1 स्टेट्स, ठीक है। LALR1 स्टेट्स स्टैंड्स फॉर लुक अहेड LR1, दिस लीड्स टू टेबल दैट हैव 10 टाइम्स फ्यूअर स्टेट्स देन LR1। तो ये आपने याद रखना है कि LALR1 स्टेट्स कहते हैं इनको, जो कोर सेट बनाती हैं, ठीक है, और जिनके अंदर हम मर्ज करके लिख देते हैं। और दूसरा ये कि LALR से बनता क्या है, LALR से बनता है लुक अहेड LR1, ठीक है। यानी LR तो हमारे पास वही है कि हमने क्या करना था, लेफ्ट टू राइट रीड करना था और राइट डेरिवेशन करनी थी, बाकी हमने साथ में लुक अहेड डाल दिया और साथ में 1 लिख दिया, तो ये लुक अहेड 1 है और ये 10 टाइम्स फ्यूअर स्टेट बना देती है। अब LALR1 DFA अगर हमने बनाना हो तो उसका क्या एल्गोरिदम होता है, उसके अंदर बस हमने यही करना होता है कि रिपीट अंटिल ऑल स्टेट हैव डिस्टिंक्ट कोड। जब तक हमारे पास तमाम स्टेट डिस्टिंक्ट नहीं हो जाती तब तक हम मर्ज करते रहते हैं या रिपीट करते रहते हैं। ये नीचे 3 स्टेप्स को क्या करते हैं, चूज 2 डिस्टिंक्ट स्टेट्स विद सेम कोर, जो भी सेम कोर वाली स्टेट्स हैं यानी जिनका पीछे वाला हिस्सा लुक अहेड सिंबल के अलावा पीछे वाला हिस्सा सेम है, उनको चूज करेंगे और मर्ज कर देंगे बाय क्रिएटिंग अ न्यू वन। दोनों को मर्ज करके एक ही बना लेंगे विद द यूनियन ऑफ ऑल द आइटम्स पॉइंट एजेस फ्रॉम प्रीडिसेसर्स टू द न्यू स्टेट। अब वैसे दिखने में तो हमारे पास ये होगा, लेकिन जो हमारे पास DFA होगा उसमें तो स्टेट्स होंगी, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी हम इन तमाम स्टेट्स को मर्ज करके एक सिंगल स्टेट बनाएंगे, और जो प्रीडिसेसर्स थे यानी पीछे से जो एरोज इन तमाम स्टेट की तरफ आ रहे थे वो बस अब एक सिंगल स्टेट की तरफ आ रहे होंगे, न्यू स्टेट पॉइंट टू ऑल प्रीवियस सक्सेसर्स। और जो हमारे पास न्यू स्टेट होगी वो पिछले तमाम सक्सेसर्स जो थे, यानी जो हमारे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अगर बताऊँ ऐसे कि हमारे पास एक स्टेट ये थी, एक स्टेट ये थी, एक स्टेट ये थी, ठीक है, और ये हमारे पास एक स्टेट थी जो इस पे आ रही थी, इस पे आ रही थी और इस पे आ रही थी, और ये स्टेट फॉर एग्जांपल इधर जा रही थी, ठीक है, और ये स्टेट फॉर एग्जांपल इधर जा रही थी और ये स्टेट इधर जा रही थी। इस तरह की हमारे पास एक सिचुएशन थी और ये वाली जो स्टेट थी इनका सेम कोर था। तो हमने जस्ट क्या किया कि ये वाली जो हमारे पास तमाम स्टेट्स थी हमने इनको ख़त्म किया, ठीक है। इनको ख़त्म करने के बाद हमने एक सिंगल स्टेट बना ली, ठीक है। एक सिंगल स्टेट बनाने के बाद हमारे पास जो प्रीडिसेसर था उससे बस सिंगल एरो इस पे आ गया और जो सक्सेसर थे
वो हमने तमाम इस सिंगल स्टेट से मैच कर दिया। इस 3 लाइनों में ये बात लिखी हुई है और ये चीज़ हमने तब तक रिपीट करते रहनी जब तक हमारे पास तमाम स्टेट जो हैं वो डिस्टिंक्ट ना हो जाएं। तमाम स्टेट जब डिस्टिंक्ट हो जाएंगी तो हम ये काम ख़त्म कर देंगे। ये हमारे पास एल्गोरिदम होता है LALR1 DFA बनाने का। अच्छा, LALR1 लैंग्वेजेस होती हैं, ये नेचुरल नहीं होती। ये एक हैक निकाला है हमने LR लैंग्वेजेस पे, और कोई भी रीजनेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी उनके अंदर LALR ग्रामर होगी। ये भी MCQ इंपॉर्टेंट है कि किसी भी रीजनेबल लैंग्वेज के अंदर LALR1 ग्रामर होती है। उन्होंने ये हैक अप्लाई किया होता है। LALR1 बिकम स्टैंडर्ड फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर पार्सर जनरेटर्स। ये भी आपने याद रखना है। ये दोनों MCQs हैं कि किसी भी रीजनेबल प्रोग्रामिंग के अंदर LALR1 होगा, और दूसरा ये कि ये स्टैंडर्ड बन चुका है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए फॉर पार्सर जनरेटर। जो भी लैंग्वेजेस पार्सर जनरेटर यूज़ कर रही हैं, पार्सर जनरेटर में हम LALR1 यूज़ करते हैं पार्सर को बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पार्सर जनरेटर्स की कुछ एग्जांपल आ जाती हैं। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि हमारे पास पार्सर जनरेटर एग्जिस्ट फॉर LL1 एंड LALR1 ग्रामर्स। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास पार्सर जनरेटर हैं। LALR1 के लिए हमारे पास YACC है, येट अनदर कंपाइलर इसको बोलते हैं। एक बाइसन है और एक कप है। LL1 के लिए हमारे पास एंट LR है, और रिकर्सिव डिसेंट के लिए हमारे पास जावा CC है। ये तीनों आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि पार्सर जनरेटर्स के नाम बताएं। ये मतलब बने बनाए सॉफ्टवेयर हैं, मतलब ये तमाम काम जो अभी तक हम कर रहे थे ये हमें नहीं करना पड़ेगा, ये सॉफ्टवेयर करके दे देगा। तो सबसे पहले हम LALR1 वाला जो पार्सर है YACC उसको देखते हैं कि वो क्या करता है। तो YACC येट अनदर कंपाइलर है। इसको ये 1975 में आया था यूनिक्स एप्लीकेशन में। ये एक कंपाइनन एप्लीकेशन है लेक्स की। ठीक है, लेक्स हमारे पास एक एप्लीकेशन थी, उसके साथ ये आया था। लेक्स से मिलके ये बहुत अच्छा काम कर जाता है। ठीक है, लेक्स जब आया था तभी YACC आया था। ये जो आपस में जब मिल जाते हैं ना, तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाइलर में बड़ा काम करते हैं और इंटरप्रेटर्स में भी। तो जो इनपुट होती है YACC में, ये क्या जाती है, ये एक स्पेसिफिकेशन टेक्स्ट फाइल जाती है। ये आपने MCQ के लिए याद रखना है कि इनपुट टू YACC कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन टेक्स्ट फाइल, यानी एक टेक्स्ट फाइल होती है जो हम इसके अंदर भेजते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने इस फाइल का स्ट्रक्चर याद रखना है। ठीक है, कि सबसे पहले हमारे पास तमाम डेफिनेशंस होती हैं, यानी हमारे पास क्या क्या चीज़ किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है ये हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, प्लस माइनस साइन, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं वो हम डेफिनेशन में करते हैं। फिर इसके अंदर जो हम सेपरेट करते हैं वो डबल परसेंटेज साइन से रखते हैं। ये भी आपने याद रखना है कि हमारे पास जो इसके सेगमेंट होते हैं ये किस साइन से सेपरेट हो रहे होते हैं। फिर हमारे पास रूल्स आते हैं, यानी प्रोडक्शन के जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं वो यहाँ आएंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास फंक्शंस आते हैं। तो ये हमारे पास जो बेसिकली YACC का एक स्ट्रक्चर होता है फाइल का। अच्छा, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक YACC फाइल है कैलकुलेटर के लिए। कैलकुलेटर के लिए हमारे पास क्या है, ये आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नहीं रखना कि हमारे पास नंबर है, लेफ्ट पेरेंथेसिस, राइट पेरेंथेसिस, प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड, ये साइन है, ये हमने डेफिनेशंस कर दी हैं। ये हमारे पास इसके ग्रामर रूल्स हैं कैलकुलेटर के, और यहाँ पर हमारे पास इसके नीचे C++ के फंक्शंस होंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास फ्लेक्स इनपुट फाइल है कैलकुलेटर के लिए वो ये है। ठीक है, ये एक टेस्ट स्पेसिफिकेशन फाइल है जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि हमने ytab.h इंक्लूड किया है एक फाइल, और ये हमारे पास जो डिजिट हैं ये हमने ग्रामर डिफाइन किया है, रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन किया है कि 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, और वाइट स्पेसेस हमने डिफाइन कर दिए कि टैब हो सकता है, न्यू लाइन हो सकती है, और एक भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो रूल्स हैं वो आ गए हैं। ठीक है, रूल्स में हमारे पास क्या है कि वाइट स्पेसेस होंगे, डिजिट इसके अंदर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जब डिजिट आए तो आपने नंबर रिटर्न करना है, यानी ये हमारे पास नॉन टर्मिनल है और ये टर्मिनल है। जब प्लस आए तो आपने प्लस रिटर्न करना है, जब टाइम माइनस है तो आपने टाइम्स रिटर्न करना है, डिवाइड है तो डिवाइड, माइनस है तो माइनस, और इसके नीचे C++ के फंक्शन होंगे। ये वाली जो डायग्राम है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास YACC कंपाइलर होता है। ठीक है, और हमारे पास एक लेक्स की फाइल होती है। अब हमारे पास जो expression.y होगा ये इसका इनपुट होगा YACC का, ये जनरेट करेगा y.tab.h। y.tab.h जो हमने इंक्लूड किया, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़, और साथ में expression.1 ये चीज़, ये हम देंगे लेक्स को। ठीक है, जब ये हम लेक्स को देंगे तो लेक्स हमारे पास lex.yy.c फाइल जनरेट करेगा, और जो YACC कंपाइलर था ये हमारे पास y.dab.c फाइल जनरेट करेगा। ठीक है, जब ये दोनों फाइल्स जनरेट होंगी तो ये CC इसको कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद expression.exe जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो हमें जनरेट करके देगा। तो ये जो चीज़ है ना ये आपने एज इट इज़ याद करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज़ आपने, जो ये फिगर है, जो ये एक्सप्रेशन है, जो ये तमाम इनपुट आउटपुट फाइल्स हैं, ये आपने अच्छे से याद करनी है फॉर दी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लेक्चर 30 तक कवर हो गया है। आई वुड
ट्राई टू अपलोड नेक्स्ट लेक्चर्स, लेकिन कल मेरा MTH 603 का पेपर है और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि काइंडली वीडियो अपलोड करें CS 606 की। कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने अपना कल पेपर होते हुए ये वीडियो रिकॉर्ड की है और मैं बस इतनी ही कर चुका हूँ। आई एम ग्रीव टू से दैट। लेकिन अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही और स्टूडेंट्स का इस पर रिस्पांस आया और ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कहा कि आगे भी रिकॉर्ड करें, तो फिर मैं अनदर 2 आवर्स निकालूंगा और 31 से लेके 45 तक जो लेक्चर्स हैं उनको भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा आज ही रात को। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो बाकी लोगों से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी फीडबैक लाजमी दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।